हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। सीडीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं। अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कहीं आंसर्स प्रॉपर नहीं मिलते हैं, कुछ पेपर्स कहीं पड़े हुए, कुछ कहीं पड़े हुए। सारे पेपर्स की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट कहीं नहीं मिलती है। तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ सीडीएस की पूरी प्लेलिस्ट, और इस प्लेलिस्ट में आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस 2023 को लेके। तो हम इस प्लेलिस्ट में बेटा सारे पेपर आपके अलाइन कर रहे हैं, तो अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सब पेपर्स आपको इसी प्लेलिस्ट में एक ही जगह मिल जाएंगे। इन सब का मैं आपको दे रहा हूँ डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा सेट हम कराते हैं। ये हम कराते हैं सेट ए, ठीक है। ये हम आपको करा रहे हैं सेट ए। सेट ए एज इट इज यूपीएससी की वेबसाइट पे upsc.gov.in पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं मिला तो पता नहीं कहां से। तो मैं आपको सेट ए करा रहा हूं। तो डिटेल्ड एनालिसिस होगा इंग्लिश का CDS 2024। यह है आपका डिजिटल वेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। यहाँ हम आपको देते हैं AI स्टडी प्लानर, आपको मिल जाता है जो आप अपने जो शेड्यूल है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, बेस्ट फीचर हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाते हैं जो आजकल गायब है इंडस्ट्री से। ओके, साथ के साथ आपको बहुत सारी चीजें फ्री मिलती हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें कहा गया है द आर्टिस्ट करना क्या, मैच द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। ठीक है, अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने का एक बेनिफिट ये होता है, द आर्टिस्ट दिस अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुजियास्टिकली। ये जो सिंगिंग लिखा गया है, अगर ये मेन वर्ब होता तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती। इसका मतलब ये जो लिखा गया ये वर्ब होगा। ठीक, ईडी से मुझे पता चल गया प्रांस्ड का मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा हूं कि ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा इसका मतलब होता है, ऐसे लिख लो, मूव हैप्पीली। मूव हैप्पीली, बड़े खुश होके कूदते फिरने इधर उधर। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा वर्ब। ठीक है, नोट करेंगे, डी आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे ही हम पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पुट द फॉर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स, बिल्कुल आसान है। इनका आंसर क्या होगा, प्रपोजिशन होगा। मुझे नहीं लगता है कि इस वाले में बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। शी केम, वो आई, कैसे आई, हाउ। हाउ का आंसर दिया स्लोली ने, ये हो गया बेटा एडवर्ब। हम सब जानते हैं एलवाई वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एक तो नाउन प्लस एलवाई होते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं, एक एडजेक्टिव प्लस एलवाई होते हैं। तो इसमें जो स्लो लिखा गया है वो स्लो क्या है, जैसे तुम स्लो हो तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, कार स्लो है, ये एडजेक्टिव होगा, तो इसका मतलब क्या बना, ये बना है आपका एडवर्ब। तो स्लो एडजेक्टिव है, एलवाई लग के स्लोली क्या बन जाएगा, एडवर्ब। करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह नो। मुझे लगता है इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ, इसका मतलब इंटरजेक्शन ही होगा। करेक्ट आंसर डी है। अगर ढंग से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बनते बेटे, इतना मुश्किल पेपर नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है दे आर ऑल। अब ये जो दे लिखा गया है, क्या ये नाउन हो सकता है, नहीं। आर क्या है, वर्ब है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट नाउन नहीं है तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। करेक्ट आंसर आपका सी वाला बन जाता है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन सोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। ठीक है, जो सन था वो शोन क्या है, वर्ब है, थ्रू कहां से, द क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या है, ये नाउन है। कैसे क्लाउड्स है, डल भी है और ग्रे भी है, तो ये भी एडजेक्टिव होगा और ये भी एडजेक्टिव होगा। अगर ये दोनों एडजेक्टिव है तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन गया, बात खत्म हो गई। करेक्ट आंसर 6 का क्या होगा, डी वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। 7 देखिए, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। अब ओवर क्या है, प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, तो बेटे तो प्रपोजिशन होगा। एडवर्ब होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे है। ओवर के बाद में द मीटिंग नाउन फ्रेज भी दे रखा है जो उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन जाता है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेके। कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। तो कैश मशीन्स क्या करती हैं, परमिट करती हैं, किसको, पीपल को। किसको होते, तो वर्ब हो गया। बड़ा क्वेश्चन सीधे सीधे दिया गया, वर्ब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए होगा, बिल्कुल सीधे सीधे दिया गया, कुछ कंफ्यूजन भी नहीं हुआ इसमें। तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, द नॉवल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड। ठीक है,
तो नॉवल कैसा है, बेस्ड है। भाई कैसे बेस्ड है, लूजली बेस्ड है, तो द नॉवल इज बेस्ड, है ना। बेस्ड क्या है, ये वर्ब है। कैसे बेस्ड है, बड़ी सीधी बात कर रहा है, लूजली। तो लूजली क्या होगा, एडवर्ब होगा, जो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, एक्शन की क्वालिटी बताए तो एडवर्ब होगा। करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाता है। नेक्स्ट आइए, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना क्वेश्चन समझने में। सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम, टू डू देयर, अब ये देयर क्या है, देयर को आप कह दो ये तो डिटर्मिनर है, या फिर आप कह दो ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कुछ भी कह लो। तो इसका मतलब प्ले टाइम क्या होगा, ये आपका नाउन बन जाएगा। नाउन कहाँ दिया गया, डी में दिया गया, तो करेक्ट आंसर 10th का क्या होगा, 10th का करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये होते हैं आपके फिलर्स, ठीक है, इन फिलर्स को शुरू करते हैं। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुई आपको, आराम से देखो, फटाफट सॉल्व करो। मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट फटाफट इन्हें सॉल्व करते चले जाएं, जिससे हम लोग चीजें कर पाए बेहतर। ठीक है, तो हमने कहा अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वाज रीएनैक्टेड सक्सेसफुली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एंड इवेंचुअल। अब क्या होगा, देखो एंड इवेंचुअल, इवेंचुअल की अगर आप बात करें तो एल पे आ रहा है, तो एक एडजेक्टिव होगा। अगर ये एडजेक्टिव होगा तो बड़ी सीधी बात है, ऑफ के बाद में क्या लगेगा, नाउन लगेगा। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें TION ये भी नाउन है, प्रेस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन भी नाउन है। ठीक है, प्रोस्क्राइबिंग, इवेंचुअल प्रोस्क्राइबिंग नहीं होगा, और स्क्रीनिंग जो है, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग भी नहीं होगा कि किस चीज को दिखाना। ठीक है, इसका तो मीनिंग भी अलग है। तो अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। ठीक, देखो सबसे पहले दिया गया है अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वाज रीइनैक्टेड सक्सेसफुली। सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं कि कोई जो वर्जन है प्ले का बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वाज रीइनैक्टेड सक्सेसफुली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के बाद में, एंड इवेंचुअल, एंड इवेंचुअल क्या हुआ होगा ये सोचना है। इवेंचुअल प्रोस्क्रिप्शन हुआ होगा। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब है द एक्ट ऑफ प्रोहिबिटिंग, मतलब किसी चीज को प्रोस्क्रिप्ट कर देना, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रोहिबिट कर देना, यानी कि रोक देना। और प्रेस्क्रिप्शन तो डॉक्टर देता है, तो प्रेस्क्रिप्शन नहीं होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। किसके बाद, आफ्टर इवेंचुअल प्रोस्क्रिप्शन ऑफ इनेक्टिंग द प्ले, प्रोस्क्रिप्शन हुआ था इनेक्टिंग करने का, प्रोहिबिशन हुआ था इनेक्टिंग द प्ले इन पब्लिक थिएटर बाय द गवर्नमेंट, तो करेक्ट आंसर आपका बी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ फ्लड। अब फ्लड कैसी हो सकती है, रेवेज हो सकती है, डिवास्टेटिंग हो सकती है। देखो सेल्यूब्रेस जो होता है रिलेटेड टू द हेल्थ होता है, इस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं हेल्दी के लिए, यानी कि अच्छा पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं। सेल्यूब्रेस में सल्लू की साउंड आती है, तो सलमान खान से आप इसको याद कर सकते हो कि सलमान खान अपनी हेल्थ के लिए जाना जाता है, सेल्यूब्रियस नेचर के लिए जाना जाता है। सेल्यूब्रियस का मतलब होगा पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, अब बात आती है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट करना होता है शांत कर देना, किसी चीज को काम डाउन कर देना, तो ये दोनों वर्ड तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बात है इन दोनों में। रेवेज माने को तबाह करना, डिवास्टेटिंग इज द करेक्ट आंसर, तो रेवेज नहीं होगा, डिवास्टेटिंग होगा। डिवास्टेट करना है फ्लड, जब उसको पूरी तरीके से किसी चीज को खत्म करते हैं तो डिवास्टेटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो रेवेज नहीं होगा। वैसे भी फ्लड कैसी होगी, रेवेज जो है रेवेज्ड वर्ब है, हमें नाउन एडजेक्टिव लगाना है, एडजेक्टिव, तो डेवास्टेटिंग क्या बनेगा, फ्लड के पहले एडजेक्टिव बन जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप यूज करोगे करेक्ट आंसर बी होगा। तो कभी ऐसे कंफ्यूजन हो जाए तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेविस इज नॉट श्योर वेदर ही शुड द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क। तो डेविस जो था इज नॉट श्योर, वो पक्का नहीं है, वेदर ही शुड द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क, कि उसको वेदर ही शुड स्टे, अगर स्टे लगाते हो तो स्टे के बाद एट आता है, स्टे एट, है ना, ऐसे लगाते हैं ना, स्टे एट होम, घर पे बने रहे, तो एट आएगा। वेदर ही शुड लीव, ये हो सकता है। शुड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ नहीं सकती है, लीव्स आ नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाता है, मार्क करो लीव होगा, कि वेदर ही शुड लीव द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है दे एज रिस्पॉन्सिबल पीपल डू ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। दे बिहेव्स होगा, दे बिहेव्ड होगा, बिहेविंग होगा, बिलीफ होगा। समझो क्वेश्चन को, दे कैसा है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो हो नहीं सकता। क्लियर, इसमें कहीं टाइम की बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो पीपल डू ड्यूरिंग, ये वैसे प्रेजेंट में बता रहे हैं यहाँ पे, ये बिहेव्ड हो सकता है, बिहेविंग बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, आपने कभी ऐसे सेंटेंस लिखा ही नहीं होगा, ही गोइंग, आप कभी सेंटेंस ऐसे लिख ही नहीं सकते ना, ही गोइंग, आई गोइंग या ही गॉन,
अब आप समझो पार्टिसिपल से कभी सेंटेंस नहीं लिखा जाता, यू हैव टू प्लेस एनी हेल्पिंग वर्ब हियर, कि ही इज गोइंग होगा, ही हैज गॉन होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। जो बिलीफ लिखा गया ये तो नाउन है, बिलीफ जो लिखा गया ये नाउन है, और नाउन के में जरूरत नहीं, वर्ब की जरूरत है, तो बचा जो है बिहेव्ड, ये आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखिए, क्रिमिनल लॉ हैज टेकन लॉन्ग, लॉन्ग क्या होगा, लॉन्ग स्टैंड होगा इन फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर वीमेन बाय मेकिंग वेरियस प्रोविजंस। तो क्रिमिनल लॉ हैज टेकन लॉन्ग, लॉन्ग क्या होगा, लॉन्ग स्टैंड तो कुछ होता नहीं है कि लंबा खड़ा रहा, ठीक है। लॉन्ग स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब होता है चलना, किस चीज के साथ साथ चलना, वॉक करना, रन करना, ये हो सकता है। टेक असाइड नहीं हो सकता कि अगर खड़ा हो गया, वॉक नहीं होगा, तो स्ट्राइड्स का मतलब है किसी चीज के साथ चलते रहना, ठीक है, मतलब ए लॉन्ग स्टेप टेकिंग वाइल रनिंग, ये आप कर सकते हो। एक इसका मतलब होता है डिस्टेंस जो कवर करी गई है, ठीक है, या फिर आप इसको लिख लो प्रोग्रेस को लेके भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप लगाएंगे तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला ही होगा, स्ट्राइड्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी लॉज हैव बीन मेड टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अगेंस्ट वीमेन, विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, या टेरर होगा, या क्रिमिनल्स होगा, या डिफिकल्टीज होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ऐसे समझ के देखो कि मैनी लॉज हैव बीन मेड टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ, प्रॉब्लम्स ऑफ किसकी, प्रॉब्लम्स ऑफ ऑफेंसेस हो सकता है, जो ऑफेंसेस हुए, प्रॉब्लम ऑफ टेरर नहीं हो सकता, ठीक है, क्रिमिनल्स होगा नहीं, प्रॉब्लम ऑफ क्रिमिनल्स अगेंस्ट वीमेन नहीं होगा ना, नेक्स्ट आपने कहा डिफिकल्टीज भी नहीं होगा, तो सही आंसर है ऑफेंसेस होगा। ऑफेंसेस होता है जो उनके खिलाफ अपराध किए गए, ऑफेंसेस है, तो वही करेक्ट आंसर होगा कि बहुत सारे लॉज बने थे डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑफेंसेस, की जो ऑफेंसेस हो रहे हैं फीमेन के साथ इनको रोक दिया जाए, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, बाकी कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कॉमर्शियल पर्पस विल आल्सो नॉट कम अंडर द रिव्यू होगा, व्यू होगा, लिमिट्स हो गया, परव्यू होगा ऑफ दिस एक्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा वर्ड पूछा गया है। जब किसी मतलब रिव्यू करना क्या होता है कि भाई हम रिव्यूअर्स हैं, हमने कोई चीज पढ़ी उसका रिव्यू कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने उसकी बहुत जांच पड़ताल नहीं करी। जांच पड़ताल के लिए एक वर्ड होता है परव्यू, परव्यू करना होता है, जैसे होता है ना निरीक्षण करना किसी चीज का गौर से, तो परव्यू होगा। लिमिट्स ऑफ व्यू तो था ही नहीं, यू हैव द कंफ्यूजन बिटवीन रिव्यू एंड परव्यू, तो दोनों में समझ लो, रिव्यू करना होता है कि कोई चीज गलत है सही है आप उसको दोबारा से देख रहे हो, परव्यू करना होता है उसका अच्छे से निरीक्षण करना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। सिर्फ व्यू करना नहीं है, उसमें चेंजेस भी करने हैं। द इमरजेंस ऑफ अ सॉवरीन इंडियन नेशन वॉज ऑन द नोशन ऑफ इक्वेलिटी। क्या है, द इमरजेंस ऑफ सॉवरीन इंडियन नेशन, जो सॉवरीन इंडियन नेशन का जो इमरजेंस है वॉज क्या है, ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी, वॉज प्रोमिस्ड होगा, लुक्ड होगा, प्रीमाइज्ड होगा, या डिपेंड होगा, ठीक है, वो किस चीज के ऊपर है ये आपको बताना है, ठीक समझो। अब वो प्रोमिस्ड होता है कि किसी ने किसी से प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया, इट्स नॉट प्रोमिस्ड होगा, ना लुक्ड होगा। अब वॉज डिपेंड तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर प्रीमाइज्ड होगा। प्रीमाइज्ड होता है किसी चीज को कहना, प्रूफ के साथ कहना, तो आपने कहा था इमरजेंस ऑफ सॉवरीन इंडियन नेशन वॉज प्रीमाइज्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी। नोशन का मतलब होता है विचार, नोशन का मतलब होता है, नोट कर लेंगे, विचार। नोशन और नेशन ये दो वर्ड होते हैं, नेशन राष्ट्र होता है, नोशन आपका विचार होता है, तो किसके प्रीमाइज्ड है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है बेटा नोशन ऑफ, मतलब प्रीमाइज्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट है, इन मणिपुर द मोस्ट इंपोर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क दैट कंटिन्यूज टू अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म इज खोंगजोम पर्व। ठीक है, अब इन मणिपुर द मोस्ट इंपोर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क दैट कंटिन्यूज टू, इंस्टिल होगा, इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल्स होगा, या फिर इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, अब इसे समझो कितना सही तरीका है। कोई आइडियोलॉजी की हम बात करें, ठीक है ना, कैसे हम आइडियोलॉजी की बात करें, द मोस्ट इंपोर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क, जो लिटरेरी वर्क था, दैट कंटिन्यूज टू अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, जो तुम्हारे अंदर पैट्रियोटिज्म डालता रहा। ठीक, एक वर्ड होता है आपने इंस्टिल, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो ये दोनों तो हटाई दो तो हो ही नहीं सकते ना। अब भाई इंस्टिल करना क्या होता है, जैसे आप मेरे दिमाग में कुछ डाल रहे हो, मैंने कहा इंस्टिल कर दिया। अच्छा, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो कि आई ड्रॉप यदि डाली जा रही है तो उसके लिए भी हम इंस्टिल का यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इंस्टिल होगा, इंस्टॉल नहीं होगा।
इंस्टॉल्ड मतलब इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीमेन्स ऑटोबायोग्राफीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कैन बी सीन एज ऑफ देयर लिटरेरी इंटरेस्ट। मतलब वीमेन की जो ऑटोबायोग्राफीज थी ना इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कैन बी सीन देखी जा सकती है एज क्या है, एज सबसिस्टेंस ऑफ देयर लिटरेरी इंटरेस्ट के लिए, या इंसिस्टेंस इंसिस्ट करना होगा, एविडेंस होगा, या फिर इंडिपेंडेंस होगा, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर होगा समझ लेते हैं इसको भी। देखो सबसिस्टेंस का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ऐसे समझो मतलब अमाउंट ऑफ फूड होगा लेकिन मिनिमम होगा, ऑफ फूड लिखे, लेकिन इसको आप ऐसे समझो जैसे मिनिमम होता है ना, कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फूड है जिसपे आप काम चला सकते हो, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड। जब आपके पास सबसिस्टेंस, मतलब इसको मैं ऐसे समझाऊं आपको, कहते हैं ना मेरे पास जो रहने के लिए है ना वो बस छोटा सा घर है, छोटा सा मतलब छोटी मोटी गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है, साइकिल है। तो सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ होना कम होना उसके लिए सबसिस्टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इंसिस्टेंस तो होगा नहीं, ठीक, एविडेंस होगा, कैन बी सीन एज एविडेंस, इसको हम एज एन एविडेंस देख सकते हैं, डिपेंडेंस का कोई मतलब बनता नहीं है कि इसको हम एविडेंस के जैसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए देखते हुए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम देखें तो जो सेंटेंसेस हैं उसमें एक सेंटेंस वॉज से शुरू हो रहा है। अगर वॉज से शुरू हो रहा है तो ये इंटेरोगेटिव होना चाहिए, इंटेरोगेटिव यदि है तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो हमें एक बात तो समझ आ गई कि इसमें कहीं हेल्पिंग सॉरी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो आप सेंटेंस को पी से शुरू नहीं कर सकते, इसको आप हटा दो, ठीक है। वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियसिटी विच क्या है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। अगर मैं देखूं तो इसके बाद में यदि मैं इसको ऑब्जेक्ट मानूं तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत है, लेकिन यहाँ हमें एक वर्ब दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुई सब्जेक्टिव केस का है, इसके बाद में वर्ब आएगी, तो ये कंफर्म होगा कि क्यू के बाद में पी होगा, क्यूपी करके एक सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। देखो यहाँ क्यूपी नहीं है और यहाँ क्यूपी नहीं है, क्यूपी यहाँ है, क्यूपी यहाँ है, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से होगा, या तो आंसर बी वाला होगा या फिर सी वाला होगा, ठीक है। अगर मैं सी वाला मिलाता हूं, one could not overlook the diminishing religiosity which was gradually engulfing the society with its concomitant implications। concomitant its क्या है, एडजेक्टिव डिटरमिनर, concomitant एडजेक्टिव है, implications नाउन होगा, तो ये कंफर्म्ड हो गया कि जो P है P के बाद में S आएगा, ठीक है। तो देखो P के बाद S यहां भी और P के बाद S यहां भी। अब बात आती है R कहां होगा, while plays with mythological। अभी जो while वाला सेंटेंस है ये बिल्कुल भी लास्ट में नहीं आ सकता है, ये कह रहा while plays with mythological content continue to be in vogue one could not overlook the diminishing। इसको करते हुए आप इसको diminishing में नहीं देख सकते, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला यहां बन जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाता है। तो कभी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने के लिए जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट आइए, A defense private property emphasizes the virtue of competition, but also as an ideology in its own right, specifically one that। अब ये जो that है देखो फिर से एक relative pronoun है, आप ये समझो कि जो that लिखा गया फिर से एक relative pronoun ही है। अब इस that के बाद में कोई ना कोई sentence तो ऐसा होगा जो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद कहता है एंड सजेस्ट। अभी जो एंड है, अभी ये बताओ जो एंड है ये किसी नाउन के साथ आ रहा होगा, एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड सजेस्ट द, मतलब वर्ब है तो वर्ब पहले कहीं लिखी गई होगी। और देखो बट ऑल्सो लिख रहा है, बट ऑल्सो दिख रहा है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी होता है। इतनी सारी चीजें हैं ना आपके सामने, तो आंसर क्या होगा, अब आंसर मिला लेते हैं एक बार देख के। बट ऑल्सो से सेंटेंस शुरू होगा नहीं क्यू वाले से, तो ये वाला हटा दो। बट ऑल्सो से शुरू होगा नहीं तो एक हटा दो आप, कौन सा वाला, सीधे सीधे आप ये वाला हटा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पी, डिफेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी, हु डिफेंड्स, ये भी नहीं पता, ये भी हटा दो। अब सेंटेंस शुरू हुआ एस से, एस से मिलाते हैं। कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस इज समटाइम्स ट्रीटेड नॉट मेरली एज एन इकोनॉमिक सिस्टम बट ऑल्सो। अगर मैं देखता हूं तो यहां के बाद में बट ऑल्सो होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम। एंड सजेस्ट दैट जनरल प्रॉस्पेरिटी विल रिजल्ट फ्रॉम द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बट ऑल्सो एज एन आइडियोलॉजी ऑफ इट्स ओन राइट, स्पेसिफिकली वन दैट डिफेंस। अभी जो दैट लिखा गया, दैट के साथ डिफेंस भी तो आएगा, तो क्यूपी होगा, यानी कि हमारा क्यूपी एक सीक्वेंस बना। अगर हमारा क्यूपी सीक्वेंस बना तो देखो क्यूपी यहां पर है और यहां पर जो है वो क्यूपी बीच में है, ठीक है। सेंटेंस एस से शुरू हुआ, अब एस के बाद क्या आएगा हमें बस ये डिसाइड करना था।
अगर हम एस के बाद में सीधे सीधे आर लिखें तो आर क्या कह रहा है कि कैपिटलिज्म फॉर इंस्टांस इज समटाइम्स ट्रीटेड नॉट मेरिली एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, एंड सजेस्ट, ये क्या क्या करता है और सजेस्ट करता है दैट जनरल प्रॉपर्टी। तो आर जो है वो बेटा सेंटेंस को प्रॉपर नहीं समझाता है, तो आप नॉट ओनली बट ऑल्सो को जोड़ेंगे। तो एस के बाद आपका क्या आएगा, एस के बाद आपका क्यू आएगा। हमने क्या लिखा था, अच्छा एक तो ये होगी सीक्वेंस और एक हो गया एस के बाद क्यू आएगा। एस के बाद क्यू का लिखा है, यहाँ लिखा है, करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, मिला है आराम से, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल गया और एक दैट के साथ में ये वाला मिल गया, ठीक है। तो एस के बाद हमारा क्यू हो गया और क्यू के बाद हमारा पी हो गया। तो एस के बाद हमारा क्यू हो गया, क्यू के बाद हमारा पी हो गया, ठीक है, सही है। एस के बाद हमारा क्यू हो गया और क्यू के बाद हमारा पी हो गया, ठीक है, और लास्ट में आ गया आर वाला सेंटेंस, ठीक है, सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो। The equality provisions in the Constitution, nor are they confirmed to individuals as bearers of rights, are not merely anti-discriminatory based on the assumptions of neutrality of the state towards all citizens, ठीक है। समझो शुरुआत कहां से होगी, एस वाले तो शुरू हो गया नहीं, ऑफ स्टेट टुवर्ड्स ऑल सिटीजन कोई मतलब बनाता नहीं है। आर वाला देखो, आर नॉट मेरिली एंटी कौन, ये भी नहीं शुरू होगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन बचा कि हमारा सेंटेंस पी से शुरू होगा और पी के बाद आर इन्होंने पहले से फिक्स कर रखा कि पी आर तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो पढ़ा। द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट मेरिली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, ठीक है ना, ऑफ द स्टेट, न्यूट्रलिटी किसकी होगी, ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स ऑल सिटीजंस, नॉट दे आर कन्फर्म टू इंडिविजुअल्स एज बियरर्स ऑफ राइट, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए ए वाला, पी होगा, पी के बाद आर होगा और आर के बाद एस होगा, इसके बाद क्यू होगा, ठीक है। एक बार वो वाला देख लो मिला के, पी तो समझ आ गया, आर समझ आ गया, आर के बाद क्यू कहता है अगर तो बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ न्यूट्रलिटी नॉर आर दे, नहीं हो सकता, एजम्पशन ऑफ न्यूट्रलिटी के साथ नॉर नहीं लगा सकते, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बनेगा, बाकी कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो ए वाला आंसर बना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाइए, देखिए हमने कहा लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड सीमलेसली बट इट, अब बट से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता ना, बट इट लुक इट, तो ये आंसर नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एंड से शुरू नहीं हो सकता, बट से शुरू नहीं हो सकता सेंटेंस, ठीक है, इसको हटा दो। आपने लिखा इनोवेशंस टू एंश्योर दैट द, अभी आर्टिकल द लिखा गया है, आर्टिकल द लिखा गया तो बड़ी सीधी बात है, इसके बाद में कोई नाउन होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद कोई नाउन होना चाहिए। तो अब देखो दा के साथ द पेंडेमिक आएगा नहीं, तो आर के बाद एस वाला सेंटेंस नहीं हो सकता, आर के बाद एस नहीं, आर के बाद एस नहीं, ये भी हटा दिया, देखो कितना सीधा तरीका है भाई, आर के बाद एस नहीं है तो दो तो हो ही नहीं सकते ना। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ तक हमने इतना सारा एलिमिनेट कर दिया, अब हम कंफर्म है कि सेंटेंस जो शुरू होगा वो एस वाले से शुरू होगा, ठीक है। सेंटेंस कैसे शुरू होगा बेटा, एस वाले से, तो आपने कहा एस वाले में द पेंडेमिक ईयर वॉज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी, but it took it in its stride, pulling through enough innovations to ensure that the learning teaching process continued seamlessly, बिल्कुल सही है। तो हमारा सेंटेंस एस से शुरू होगा और उसके बाद क्यों कह रहा है द पेंडेमिक ईयर वाज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी, और क्यों कहता है बट इट टुक, मतलब हमारा जो पेंडेमिक ईयर है ना वाज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी बट इट टुक इट इन इट्स स्ट्राइड, स्ट्राइड पहले भी आया था कि एक चाल पे बना के रखा, पुलिंग थ्रू इनफ, मतलब खींचता रहता है किसकी तरफ, इनफ की तरफ। अब इनफ जो लिखा गया थ्रू इनफ, इनफ एक एडजेक्टिव है तो इसके बाद में नाउन आ सकता है, तो इनफ इनोवेशंस टू एंश्योर दैट द, तो ये भी सही है, इनफ के बाद में नाउन आएगा, बात खत्म होगी। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका सी वाला बन जाएगा और कोई नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, बस ये लॉजिक ही बेटा ढूंढने होते हैं और कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है moderation and compromise may mean that multi-party. A final problem is that the tendency towards, अब जैसे towards आ रहा है, towards एक प्रपोजिशन है, तो आपको ये समझना है कि इसके बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, ठीक है, कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया शायद, ये रह गया है ना, हाँ ठीक है, 24 हो गया, 25th करते हैं। Proscribed at the slightest hint of any seditious intent, the dramatic performance act effectively marked the end of direct
political activist what little had been demonstrated in the Bengal public theatre, although some plays continued to be। अब ये continued to be के बाद में कुछ तो लिखा जाएगा भाई, ये सोचो कि to be के बाद में कुछ तो लिखा ही जाएगा, तो to be के बाद क्या लिखा है, to be prescribed होगा भाई, to be political, to be the dramatic नहीं होगा, to be prescribed होगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि s के बाद में p आएगा। देखो कहां का है, s के बाद में p यहां है, s के बाद में p यहां है, और s के बाद में p यहां है, बिल्कुल सही है, यहां सारी जगह है। इन द बंगाल पब्लिक थिएटर ऑल्दो सम से शुरू होगा नहीं, यानी कि s से शुरू होगा नहीं, तो पहले मैं ये हटा देता हूं और मैं ये हटा देता हूं। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे q वाले, ठीक है, मेरे पास q वाले दो ऑप्शन बचे। मैंने देखा द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट। अभी जो डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट भी तो एडजेक्टिव है, तो इसके बाद में कोई नाउन तो होगा डायरेक्ट, या तो मैं कहूं डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिव या डायरेक्ट इन द, तो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म होगा। तो क्यू के बाद में क्या आएगा, क्यू के बाद में आर होगा। क्यू के बाद आर कहां लिखा गया, डी वाले में, तो डी वाला करेक्ट आंसर होगा। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसे समझ आने लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये सब समझ आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये टुवर्ड्स हमने कहा था इसमें कि टुवर्ड्स एक प्रपोजिशन है, तो कहीं ना कहीं इस प्रपोजिशन को लेके भी तो जोड़ोगे, ऐसा तो नहीं है कि प्रपोजिशन को छोड़ दोगे, तो प्रपोजिशन को लेके ही जोड़ना है, बस उससे आगे मिलाना शुरू कर दो। देखो प्रपोजिशन टुवर्ड्स है, आर अनेबल। अब टुवर्ड्स किसके साथ होना चाहिए, टुवर्ड्स अनेबल नहीं होगा, टुवर्ड्स सिस्टम्स हो सकता है, ठीक है, तो या टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। तो टुवर्ड्स लिखा है क्यू, क्यू के बाद आर होगा, क्यू के बाद पी होगा, या क्यू के बाद आर होगा, क्यू के बाद आर होगा। तो ऑलमोस्ट सेंटेंसेस में देख पा रहा हूं कि इन्होंने क्यू के बाद में आर दिया है, ठीक है, क्यू के बाद में आर दिया है, क्यू के बाद में आर दिया है, ठीक है। टुवर्ड्स भाई टुवर्ड्स आर तो हो ही नहीं सकता, तो टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन होगा, 26 का आंसर क्यू के बाद पी वाला होगा, और क्यू के बाद पी क्या बी में, तो बी करेक्ट आंसर है, बात खत्म। लो बन गया बेटा, कुछ नहीं करना था, बी करेक्ट आंसर है। क्यू के बाद में इन्होंने तीनों में आर दिया है, लेकिन टुवर्ड्स आर अनेबल टू ऑफर करके सेंटेंस बनेगा ही नहीं, तो अगर बनेगा ही नहीं तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। तो आपने कहा फाइनल प्रॉब्लम इज दैट द टेंडेंसी टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड कॉम्प्रोमाइज मे मीन दैट मल्टी पार्टी, ठीक है। अब मल्टी पार्टी क्या होगा, मल्टी पार्टी बेटा सिस्टम होना चाहिए, तो पी के बाद में ऐसे मल्टी पार्टी सिस्टम्स हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। मानो कोई ऑफेंस हो गया है, इवन आफ्टर एन इवेंट हैज बीन कमिटेड, प्रोविजंस फॉर वीमेन स्टिल इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंस बाय द implementing agencies, the criminal justice administration with all its favorable। अब देखो with all its favorable लिखा गया है, तो इट्स यहाँ क्या, ये तो हो गया डिटरमिनर, फेवरेबल हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो सीधी बात है फेवरेबल के बाद कोई नाउन तो लगाओगे ना इस डिटरमिनर की वजह से, तो यहाँ कोई ना कोई नाउन जरूर आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें देखो नाउन किस सेंटेंस में है नाउन किस में है, तो अगर आप देखें तो नाउन है क्यू वाले में, इवन आफ्टर होगा नहीं, तो अब ये कंफर्म्ड होगा कि एस के बाद में क्यू आएगा, कंफर्म्ड हो गया। अब एस के बाद क्यू कहाँ है, देखो एस के बाद क्यू यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ है, यानी कि इन तीनों में से आंसर होगा। ऐसा करने में किसी को कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताओ बेटा, ठीक है। अब शुरू कहाँ से होगा, देखो ऑफ वाले से शुरू हो नहीं सकता, इन्होंने दिया भी नहीं है, हमारा शुरू बचा एस वाला, एस वाले से शुरू हो सकता है और हमारा पी वाले से शुरू हो सकता है, ठीक है। अगर मैं एस वाले से शुरू करूं, जो मुझे सही लग रहा है वो देख लेता हूं, द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल प्रोविजंस फॉर वीमेन स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वेशंस। अगर मैं क्यू कहता हूं तो क्यू के बाद में आर क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंट बाय द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होना, उसके बाद में कह रहे हैं इवन आफ्टर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अगर मैं कहूं इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ऑफेंस के होने के बावजूद भी, द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल प्रोविजंस फॉर वीमेन बिल स्टिल इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल सही है। और ऑफेंस के होने के बावजूद भी ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस पी से शुरू होगा, यानी कि करेक्ट आंसर ए वाला होगा। इसमें अगर आप देखो तो मतलब वैसे तो लॉजिक बन रहे हैं, लेकिन मीनिंग के हिसाब से जब आप सेंटेंस को निकालोगे, इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जब ये कमिट हो गया, द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल बहुत प्रोविजंस फॉर वीमेन स्टिल इज डिपेंडेंट
ऑन द ऑब्जर्वेशन, अभी भी ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता है, ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंस बाय द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है सिमिलर कंटेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यूज, द थिएटर मैनेजमेंट अप्रिशिएटेड द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स एंड एम्फेसाइज्ड स्टेजिंग प्लेस विद। अभी जो विद है ये प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि विद के बाद जो सेंटेंस होगा ना, वो देखो विद द थिएटर मैनेजमेंट भी हो सकता है, विद द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, विद सिमिलर कंटेंट्स भी हो सकता है। यहां इन्होंने अच्छा काम ये कर दिया कि हमें प्रपोजिशन तो मिली, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं इस वाले सेंटेंसेस में कि भाई कि हम किसको आगे मार्क करें। ठीक है, तो एस के बाद कौन सा सेंटेंस होगा वो हमें देखना है, जबकि तीनों के साथ में नाउन इन्होंने लगा दिया है। ठीक, अब शुरुआत देखते हैं कहां से हो सकता है। सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यूज, बेटे ये तो कहीं से पता ही नहीं चल रहा कि सिमिलर कंटेंट कौन सा सिमिलर कंटेंट, तो पी वाले तो हट ही गए दोनों। ठीक है, अब आते हैं क्यू वाले। क्यू वाले में आ जाओ। क्यू कहता है द थिएटर मैनेजमेंट एप्रिशिएटेड, द थिएटर मैनेजमेंट एप्रिशिएटेड द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स। ठीक है, कुछ थीम्स की पॉपुलैरिटी को उन्होंने क्या करा, एप्रिशिएट किया। अब कौन सी थीम्स की पॉपुलैरिटी को उन्होंने एप्रिशिएट किया, सच थीम्स एंड एम्फेसाइज्ड। अच्छा, एप्रिशिएटेड एंड एम्फेसाइज्ड दोनों अब साथ में जुड़िए, स्टेजिंग प्लेस विद सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यूज, कैसे कंटेंट लाया जाए सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यूज। पी वाला लास्ट होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाता है। ठीक है, क्यू होगा, क्यू के बाद आर होगा, फिर एस होगा और फिर पी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। The Supreme Court in its Majesty Article 21 which deals with the right to life and magnanimity has expounded profoundly the semantic sweeps of, बेटा किसके sweeps of, semantic sweep of। ठीक है, एक तो समझ आ गया कि कहीं ना कहीं यहां पर एक मतलब आइडिया है जो हमें करना होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं इट्स मैजेस्टी एंड, देखो द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी एंड मैग्नेनिमिटी, मतलब नाउन आ गया इट्स मैजेस्टी, एंड के साथ मैग्नेनिमिटी, ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो ये तो हम कह सकते हैं कि पी के बाद आर होगा, कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं पी के बाद आर होगा, से यस एंड नो। अगर आप ऐसा कह सकते हो कि पी के बाद आर होगा, तो देखो यहाँ पी के बाद आर नहीं, यहाँ पी के बाद आर नहीं है, यहाँ पी के बाद आर नहीं, यहाँ पी के बाद आर है। ठीक है, तो डी वाला आंसर मिला के देखते हैं एक बार। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी एंड मैग्नेनिमिटी हैज एक्सपाउंडेड, हैज एक्सपाउंडेड क्या, हैज एक्सपाउंडेड प्रोफाउंडली द सीमेंटिक स्वीप्स ऑफ किसके, आर्टिकल दिस वन। अब ये प्रपोजिशन है, इसके लिए आर्टिकल 21 आ गया सी वाला, तो क्यू वाला लास्ट होगा। करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑफ अनपॉपुलर। अब आप खुद से सोचो, क्या ऑफ अनपॉपुलर से सेंटेंस शुरू हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये वाला तो हटा ही दो। एस कहता है नहीं, वन ऑफ दीज इन इट्स, यहां से हो सकता है ना, वन ऑफ दीज इज दैट इन फोकसिंग ऑन द, अभी वन ऑफ दीज किसकी बात कर रहे हैं, इन विच पॉलिटिकल अथॉरिटी इज चैलेंज्ड एज द रिजल्ट। ठीक है, regime or system of rules tells us little about the circumstances in which political authority is challenged as a result। ठीक है, आओ देखो इसमें दो चीजें हमें समझ आ रही हैं शुरू करने के लिए। आर इन ऑप्शन में दिया नहीं है, पी से होगा नहीं, या तो सेंटेंस शुरू होगा क्यू से या फिर सेंटेंस शुरू होगा एस से। ठीक है, अगर मैं देखूं एस कह रहा है regime or system of rule tells us little about the circumstances, और उसके बाद में पी कह रहा है सर्कमस्टांसेस ऑफ पॉपुलर पॉलिसीज। ये कोई कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा है भाई। अगर हम एस लगाएं और एस के बाद हम पी लगाएं तो कोई मीनिंग क्रिएट नहीं हो रही है, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं, एस पी को ये हटा देते हैं। यहां से हम आंसर निकालते हैं, यहाँ कोई आंसर होगा। ठीक है, या तो आपका आंसर सी में होगा या फिर आपका आंसर डी में होगा। देखो क्यों कह रहा है वन ऑफ दीज इज दैट, वन ऑफ दीज इज दैट इन फोकसिंग ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ अ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्या हो सकता है, अब पॉलिटिकल इनविच तो आएगा नहीं, पॉलिटिकल रिजीम होगा। यहां से एक आइडिया मिला, अब पॉलिटिकल ए आर्टिकल है, पॉलिटिकल क्या एडजेक्टिव है, नाउन आना चाहिए, तो ये आप कंफर्म होगा कि क्यू के बाद में एस आएगा। अब देखो ऐसे मिला सकते हैं, क्यू के बाद एस यहाँ है, यहाँ क्यू के बाद एस नहीं, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाली होगा। ये ऐसे ज्यादा अच्छा मिला। तो किसी इनको मिलाने के लिए ना कोई ऐसे मत सोचो कि फिक्स रूल है वही वाला, ये जैसे हम पहले छोड़ के चले गए। अब हमें समझ आ गया ए पॉलिटिकल ये डिटरमिनर है,
पॉलिटिकल एडजेक्टिव है तो नाउन आना चाहिए। नाउन का लिखा गया रिजीम में तो कंफर्म होगा ना, क्यों के बाद ऐसा आएगा, क्यों के बाद ऐसे एक ही जगह लिखा गया वही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से मिला सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके लिए है मुहावरे। आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, नाउ चूजिंग इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर फॉर फर्दर स्टडीज इज अनदर केटल ऑफ फिश। अभी केटल ऑफ फिश क्या होता है? एक मछलियों से भरी हुई केटल है, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर होगा, स्लाइटली डिफरेंट होगा। अब ये तो बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंट नहीं है ना, फिजिक्स के बदले आप लिटरेचर की बात कर रहे हो तो आंसर नहीं हो सकता। कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर नहीं हो सकता, डूइंग थिंग्स इन अ हरी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ए वाला ही बनेगा, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। ये तो मेरे लिए पूरी तरीके से अलग अलग बातें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही क्रिटिसाइज्ड द पार्टिसिपेंट्स फॉर सिटिंग ऑन द फेंस एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। अब सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? जैसे आप कभी क्रिकेट खेलने जाते होगे तो एक होता होगा ना, दीवार पे बैठ जाता होगा, आपको सामने खेल लो, तो अपनी मर्जी से चूज करता होगा कि उसको किधर खेलना है। ठीक है, तो नॉट टेकिंग अ डिसीजन वाली कंडीशन में होता है सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब बैठा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ही विल टेक द कंडीशन एज ही वांट्स, तो नॉट टेकिंग अ डिसीजन आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू अंडरस्टैंड द डिस्कोर्स ऑफ फिलॉसफी। स्ट्रेन्ड एवरी नर्व का मतलब है, कहते हैं ना कि उसने पूरी नब्ज टटोल दी। ट्राइड हार्ड होगा, क्रिटिसाइज्ड होगा, ट्राइड हाफ हार्टेडली होगा, या रेज्ड क्वेश्चन होगा। अब जब आप यहां देखते हो तो आपको समझ आ गया कि ही ट्राइड हार्ड विल बी द करेक्ट आंसर, कि यही हो सकता है, बाकी कोई बनेगा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी शी इज कंप्लीटली एट सी। एट सी का मतलब रिलैक्स्ड होता है, कंफ्यूज्ड होता है, कंफर्टेबल होता है, प्रिपेयर्ड होता है। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है। इसमें प्रॉब्लम आती है, हम समुद्र को सोचते हैं कि बीच पे पड़ा है तो मजे में होगा। एट सी को आप ऐसे समझ लो कि किसी आदमी को आपने समुद्र के बीच में फेंक दिया, तो जब वो ऊपर आएगा तो उसे तो होश नहीं आएगा ना कि वो कहाँ है। इसका मतलब ही विल बी कंफ्यूज्ड, बी करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। He is not a great scholar but he has a gift of gab। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब क्या होता है? क्या बोलने की कला होती है। ठीक है, उसको बोलने की बहुत अच्छी कला दी है। एबिलिटी टू राइट क्रिएटिवली नहीं होगा, एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली नहीं होगा, एबिलिटी टू कन्विंस नहीं होगा, एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। डी करेक्ट आंसर होगा, उसको बोलने की भगवान ने बहुत अच्छी कला दी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। दिस कार बिलोंग टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड्स। चेंज्ड हैंड का मतलब क्या है? चेंज ऑफ ऑनरशिप होगा, चेंज ऑफ ड्राइवर होगा, चेंज ऑफ मैकेनिक्स होगा, या चेंज ऑफ मशीनरी होगा। बड़ी आसान सी बात है, चेंज ऑनरशिप होगा कि अब इसके जो ऑनरशिप है वो बदल गई है, यानी कि किसी और के पास में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। He turned down the new assignment. He felt that he already had too many irons in the fire. Too many irons in the fire का मतलब क्या होता है? एक साथ बहुत सारे काम कर लेना। ठीक, having involvement in illegal activities नहीं होगा, having problems in completing task नहीं होगा, having financial hurdles नहीं होगा, having multiple tasks to complete। I have many irons in fire का मतलब है मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। Something should be done to stop the brain drain of Indian scientists to other countries। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर हायर स्टडीज, ज्यादा के लिए मतलब पैसे के लिए चले जाना। मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट। ये है बेटा, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि आप कहते हो कि जो मेरे पास है उस कला को बेचने के मैं पैसे लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप यूज करते हो ब्रेन ड्रेन का। ओके, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर सिक्योरिटी नहीं होगा, सिर्फ पैसे के लिए होता है। ठीक है, अच्छे बेटर लिविंग के लिए। आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन। एज राइट एज रेन में इतना ही अच्छा हो जाऊंगा जितनी अच्छी बारिश, मतलब टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट में हो जाऊंगा। फिजिकली एक्टिव नहीं होता, इसका मतलब पास्ट इवेंट्स को बुलाना नहीं होता, वर्क लॉन्गर नहीं होता बेटा। टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट आप ऐसे समझ लो, बरसात हमेशा अच्छी ही मानी जाती है, तो उसी सेंस में इसको यूज किया। नेक्स्ट आइए। इट इज ऑल ग्रीक टू मी। ये सब मेरे लिए ग्रीक है। अब ये ग्रीक कैसा होता है जो मुझे समझ ही नहीं आता है? काला अक्षर भैंस बराबर, समथिंग विच आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट एक्सेप्ट, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो करेक्ट आंसर डी वाला होगा। ये तो सब मुझे समझ ही नहीं आता है। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है। ये सेक्शन शुरू होता है, सबसे बढ़िया सेक्शन आपके लिए, जहां आते हैं आपके स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, और ये आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको पसंद भी करते हो, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स में वो ये ना कि कॉन्सेप्ट होता है निकालने का
मन भी हमारा करता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, ठीक है। न्यूज़पेपर, यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट। बेटा टू अपडेट समबडी या टू बी अपडेटेड होगा, सही है, सी आंसर होगा। या तो यू हैव टू बी अपडेटेड, तुम्हें अपडेटेड होना होगा, या यू हैव टू अपडेट समबडी, तुम्हें किसी को अपडेट करना होगा, ठीक है। तो टू बी अपडेटेड होगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस दिस वीकेंड। अब भाई विल बी विजिटेड क्या बना, अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हो तो ये बना पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस ये बना है तो इसका मतलब ये लोग नॉन डूअर होने चाहिए, लेकिन ये तो डूअर है। देखने का काम कौन कर रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स ही तो कर रहे हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड, ठीक है, सॉरी आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस, ठीक है, सॉरी ये नॉन डूअर है बेटा, ये कौन है, ये नॉन डूअर है। अब सही है, विल बी विजिटेड बाई अस, हमारे द्वारा देखे जाएंगे। अगर मैं एक्टिव लिखूंगा तो आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल विजिट अस हो जाएगा, हमें देखेंगे, तो विल बी विजिटेड बाई अस होगा दिस वीकेंड, इसका मतलब नो एरर सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर सेंटेंस है। हमने सोचा कि ये किसी के द्वारा देखा जाएगा, ठीक है, उस सेंस में देखा था। नेक्स्ट आओ। However the task is from done, however the task is from done, बेटा from done ही कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, ठीक है। particularly in ensuring equity in the distribution of quality education, तो however the task is, या तो कह दो about to be done, या ऐसे लिख दो far from done, is far from done। ऐसा इसलिए भी समझ आ रहा है कि पैसिव वॉइस तो है नहीं इसके साथ डन, और अगर टास्क होने वाली है तो फ्रॉम क्या अलग की बात कर रहे हैं, प्रपोजिशन लगा रहे हो, तो फार फ्रॉम डन होगा, होने से दूर है, तो करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट में होगा, ठीक है, ए पार्ट में आंसर होगा। नेक्स्ट आइए। लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंजिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऐड मोर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आए थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सच में बहुत अच्छे बनाए गए हैं और थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, ठीक। देखो, लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंजिंग रेवेन्यू जनरेशन, एक्सपेंजिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इरेज कर देना, इरेज करते जा रहे हैं, यानी कि खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या सच में इरेज करना होगा, द यूनिवर्सिटी इज एक्सप्लॉइटिंग तो हो सकता है, एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऐड मोर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ, एक्सप्लॉइट कर रही है रेवेन्यू जनरेशन को, ठीक है, जो मतलब उसके अपॉर्चुनिटीज को, तो ये तो हो सकता है, लेकिन एक्सपेंजिंग नहीं होगा, इरेज करना नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड, बेटा मस्ट रिसीव्ड होगा ना, तो मस्ट बी रिसीव्ड होगा, क्योंकि तुम भेजोगे ना एप्लीकेशन, तो नॉन डूअर है, पैसिव वॉइस बनेगा, मस्ट बी रिसीव्ड होगा, करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट में बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए। Perhaps the biggest threat today is the impact of climate change on food system and livelihoods of poor farmers, ठीक है। Perhaps the biggest threat today, आज सबसे बड़ी threat क्या है, ठीक है, biggest threat is the impact of climate change, climate change का impact है on food systems पे and livelihoods पे of poor farmers, बेटा कोई गलती नहीं है, डी होगा, नो एरर सेंटेंस है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सही लिखा गया। नेक्स्ट आइए। In such a volatile global environment, it is heartening that India demonstrated admirable resilience and achieved robust recovery. अब एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन कह रहे हैं ना, आपने बिल्कुल नहीं देखे होंगे जैसे आपको यहां देखने के लिए मिले। रेजिलियंस में LIENC होता है, तो रेजिलियंस की स्पेलिंग गलत है, तो करेक्ट आंसर बेटा सी वाला होगा। नेक्स्ट आइए। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट, बेटे यू रिग्रेट क्यों होगा, एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट होगा, तो आसान है, योर डिटरमिनर होगा, रिग्रेट या नाउन होगा, करेक्ट आंसर बी पार्ट में बनेगा। माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर लाइक वेस्ट बंगाल सो मच दैट दे स्पेंड मोर टाइम हियर देन इन द नेबरिंग स्टेट्स फ्रॉम वेयर दे क्रॉस ओवर, ठीक है। तो माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड अपीयर लाइक, बेटा अभी बताओ अपीयर लाइक कैसे होगा, ओके, अपीयर लाइक नहीं होगा, अपीयर टू लाइक वेस्ट बंगाल, अपीयर टू मतलब ऐसे लिखो, माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर, अब माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स प्लूरल है,
तो अपीयर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो टू लाइक वेस्ट बंगाल सो मच, मतलब माइग्रेटिंग है, टू लाइक वेस्ट बंगाल सो मच कि उस तरफ भेजना, दैट दे स्पेंड मोर टाइम देयर इन द नेबरिंग स्टेट्स होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट में बनेगा, अपीयर टू लाइक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ट्रक्ड नीटली। बेटा ट्रक तो ट्रक होता है ना, इसके लिए वर्ड होता है टक, TUCKED, टक्ड होता है। टक्ड का मतलब होता है लपेट देना, रख देना। टक नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स के नीचे रख दिया गया, टक्ड कर दिया गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 50 थे कि आपके स्पॉटिंग एरर्स थे। तो बाकी पेपर भी आप समझ रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कुछ अलग से नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words, group of words. Select the option that is nearest in the meaning. अब हमें क्या बताना है, हमें यहाँ बताना होगा कि इसका सिनोनिम क्या होगा। नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब आपको सिनोनिम बताना होगा। His views on the matter are utopian, ठीक है। ये जो यूटोपियन वर्ड होता है इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज, इसके लिए ना मैं आपको बताता हूँ, टॉमस मूर ने एक प्ले लिखा था यूटोपिया नाम से। उसका मतलब था अ किंगडम ऑफ नोवेयर, मतलब एक परफेक्ट स्टेट के लिए कहा जाता है कि कोई चीज बहुत आइडियलिस्ट स्टेट थी। ओके, तो देखो रियलिस्टिक हो नहीं सकता क्योंकि रियल नहीं था, ये था मतलब इमेजिनेशन वाला, ठीक है। तो आइडियल हो सकता है, प्रैक्टिकेबल और मैटेरियलिस्टिक नहीं था, क्योंकि क्या कह रहा हूं मैं, किंगडम ऑफ नोवेयर, एक ऐसा किंगडम जो कहीं नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक आइडियल स्टेट की बात की कि एक ऐसा आइडियल स्टेट हो, लेकिन वो किंगडम ऑफ नोवेयर उसका सबटाइटल भी रहा था। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर निगेटरी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज। मतलब अब जो द शॉर्टेज ऑफ फंड्स है विल रेंडर निगेटरी, अब निगेटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंटली ऑफ नो वैल्यू, कोई चीज ना की बराबर है तो वो चीज एक्सप्लिसिट होगी। अब आप एक्सप्लिसिट का यूज क्या करते हो, आपको तो कोई चीज बहुत क्लियर है, मतलब आप कह दो कि क्लियरली आपने कुछ कहा है तो आप उसको एक्सप्लिसिटली कहते हो, ठीक है। इम्प्लिसिट करना होता है इन्फर कर देना, किसी चीज को निकाल देना, इन्फर कर देना, ठीक। इनफैक्चुअल का मतलब है जिसमें इफेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। और नेक्स्ट आता है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है कोई चीज, मतलब क्या कर रहे हो आप, चीजों को जैसे होता है ना कि आप ऐसे समझो कि किसी चीज का कोई पार्ट्स है, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं एलिमेंट्स के, उनको आप क्या कर रहे हो, कंपोजिट कर रहे हो, चीजों को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ऐसे इसका यूज करते हैं। तो अब ये बताओ नेगेटरी का मतलब क्या होगा, बड़ा सीधा तरीका कि इनफेक्चुअल होगा, यानी कि मैं कह रहा हूं नेगेटरी ना की बराबर है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, या इनफेक्चुअल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ही फर्स्ट कन्वर्स्ड एंड देन कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। देखो पहले कन्वर्स हुआ और फिर गिर गया फ्लोर के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कन्वर्स का मीनिंग क्या होता है, क्या आपको ये पता है, या फिर ऐसे समझो कि इसमें ऑप्शन देखो, शिवर्ड मतलब क्या होता है, कप कपा जाना। क्राउच का मतलब होता है घुटने मोड़ के नीचे बैठ जाना। शाउटेड माने चिल्लाना होगा, और क्राइड माने शोर मचाना होगा। तो अगर आपको मानो कन्वर्स्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप यहां से कुछ आइडिया निकाल सकते हो कि कौन सा आइडिया इसका हो सकता है, ठीक है। तो जब कह रहा हूं मैं सडन एंड वायलेंट होगा, तो इसको आप कह सकते हो कन्वर्स का मतलब होगा शिवर्ड हो सकता है। अब पहले वो क्या, ही फर्स्ट शिवर्ड एंड देन कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। अब इसका मतलब क्राउच तो होगा नहीं कि घुटने मोड़ के बैठ गया, शाउटेड चिल्लाया, क्राइड, दोनों हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका ए वाला बनेगा, इट विल बी शिवर्ड होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब ये जो वर्ड होता है कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जब आप बिल्कुल, मतलब होता है ना कि जैसे कहते हैं ना कि कॉम्प्लेसेंट लाइफ जीना, बड़ी आरामदायक जीवन जीना, उस फॉर्म में हम कॉम्प्लेसेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेसेंट है कि आई एम लिविंग अ कॉम्प्लेसेंट लाइफ, तो अब मैं बड़ी सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा हूं। तो हमने कहा कि वी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट, हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो डिसकंटेंटेड हो जाता है कि मतलब कंटेंटेड का मतलब सेटिस्फाइड होता है ना, डिसकंटेंटेड डिससेटिस्फैक्टेड, तो अपोजिट नहीं बताना है। कंटेंटेड आंसर हो सकता है, इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं होगा, अनश्योर बिल्कुल नहीं होगा। हम अगर देखें तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी एक सॉरी ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, और ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव वर्ड है। तो हम जब कहते हैं ना कैलकुलेटिव आंसर्स कैसे निकालते हैं, तो आप ऑड वन आउट देख सकते हो, मतलब कभी होता है ना कि कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आपने कहा इग्नोरेंट नेगेटिव बात है, अनश्योर नेगेटिव बात है, डिसकंटेंटेड नेगेटिव बात है, तो यानी कि तीनों के तीनों एक ही बात करें, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, बी आंसर होगा। 54 का आंसर आपका बन जाता है।
बी वाला। क्लियर? 54 का आंसर होगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा द एम्प्लॉइज रिजेक्टेड द डेरिजरी पे ऑफर। ठीक है, ये जो डेरिजरी होता है इसका मतलब होता है बहुत बुरा सा, ठीक है, बेकार सा, क्रिटिसिज्म जैसा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, पार्शियल होगा, फुल होगा, डेरोगेटरी। अच्छा, डेरोगेटरी एक वर्ड है और एक इनएडिक्वेट वर्ड है। अब इन दोनों में आप ये सोचो, डेरोगेटरी भी नेगेटिव होता है और जो आपका इनएडिक्वेट है ये भी। लेकिन हम पे ऑफर की बात करें तो जो पेमेंट होगी वो कैसी मिलेगी? डेरोगेटरी रिमार्क होता है, जैसे आपने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, इंसल्टिंग कुछ कह दिया, तो वो इंसल्टिंग होना चाहिए, इनएडुकेट। तो करेक्ट आंसर इनएडुकेट होगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं किसकी? पे ऑफर की। अगर पे ऑफर की बात करें तो करेक्ट आंसर इनएडुकेट होगा, बाकी कोई यहां बनेगा नहीं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपने कहा दे सक्सेसफुली डिफ्यूज्ड द सिचुएशन। दे सक्सेसफुली डिफ्यूज्ड द सिचुएशन। अब जो डिफ्यूज्ड होता है वो तो बॉम्ब होता है भैया। आप डिफ्यूज किसको करते हो? बॉम्ब को करते हो ना। और आप कह रहे हो आपने सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया, तो सिचुएशन को डिफ्यूज कैसे कर सकते हैं? क्या उस सिचुएशन को मिटिगेट कर देंगे, यानी कि प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर देंगे? मेडिटेट तो करना होगा नहीं कि मीडिएटेड कर दिया, ठीक है। एक्टिवेटेड करना कोई मतलब नहीं बनता, नैरेटेड नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मिटिगेटेड होगा, चीजों को कम कर देना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ बन जाता है ए वाला, मिटिगेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब ये जो फ्लाउंडर्ड वर्ड होता है, ये होता है जब आप पानी में डूब रहे होते हो तो जो बचने की कोशिश करते हो उसको फ्लाउंडर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समस्या से बाहर निकलने के लिए हसल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। तो फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स हो सकता है, ग्लाइडेड थ्रू, तेजी से निकलना नहीं होगा, ठीक है, फ्लोटेड नहीं होगा, बह जाना, या फिर सक्सीडेड नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स होगा, यानी कि आप फ्लाउंडर कर रहे हो, आप स्ट्रगल के बीच में हो। तो 57 का करेक्ट आंसर ए वाला होगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है हिज स्पीचेस वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी। अब ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त होता है। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि कम कर देने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो हो लेंथीनेस से तो बहुत बड़ा हो जाता है, हटा दो। कंसीजन, ये क्या होगा? मतलब छोटा होगा। परमानेंस हमेशा के लिए होगा। एग्जाम्पलरी होता है बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका बी वाला, यानी कि कंसाइज होगा, संक्षिप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ द केस। ठीक है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज होता है जो थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये ऑब्ट्यूज डिफरेंट होता है, मतलब पॉजिटिव वर्ड नहीं होता, इट्स लाइक नेगेटिव एक वर्ड होता है। तो आपने कहा सेंसिटिव नहीं होगा, केयरफुल एक पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। क्विक विटेड नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? डल होगा। कि वो कैसा है? डल है, ऑब्ट्यूज है। तो ही वॉज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड, वो बहुत ऑब्ट्यूज है, मतलब डल है, इडियोटिक है, टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ द केस। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। सेंसिटिव पॉजिटिव वर्ड है, केयरफुल पॉजिटिव वर्ड है, क्विक विटेड पॉजिटिव वर्ड है। तो इन तीनों को आप वैसे भी कह सकते हो कि तीनों एक साइड वाले हैं, ये अपोजिट होगा डल। तो आप ऐसे भी कैलकुलेटिव रिस्क लेके क्वेश्चंस के आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नो वन न्यू व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। भाई क्या हुआ था मीटिंग में, यह आपको बताना है क्या हुआ था। ठीक है, अब ट्रांसपायर्ड के आंसर्स बताने हैं। देखिए, नो वन न्यू, किसी को नहीं पता। व्हाट ट्रांसपायर्ड, मैं ये लिख दूं बेटा, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मीटिंग। ये तो पूछ रहे होगे कि मीटिंग में क्या ट्रांसपायर्ड हुआ था। इमर्ज हो सकता है, एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होगा, वॉज स्पोकन। मीटिंग का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ी कहा क्या गया मीटिंग में, और दैट इज कॉल्ड मर्ज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इमर्ज होगा, किस बात पे डिस्कशन हुआ था, क्या निकल के आया, क्या मीटिंग रही। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब हम बात करते हैं यहां से आपके ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम पैरा जम्बल्ड कहते हैं, S1 से शुरू होते हैं, S6 पे खत्म होते हैं। तो S1 S6 है, S1 S6 आर गिवन हियर एंड दीज आर द PQRS, यू हैव टू अरेंज द सीक्वेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, क्या आंसर होगा पहले देखते हैं। म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस टू बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स के लिए। सेवरल म्यूटेशंस बाद में पढ़ेंगे, पहले आगे देखते हैं कोई मिल जाएगा। This is why mutations in them can result in uncontrolled cell division and therefore tumor formation. The few genes जो होती हैं that can become cancer causing after mutating are known as oncogenes, मतलब इनको oncogenes कहा जाता है। Most genes do not cause cancer if they mutate. बहुत सारी genes जो होती हैं वो cause नहीं होती कैंसर के यदि mutate हो जाए। In a normal cell, oncogenes are involved in the control of cell cycle and cell division. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके जो आंसर है वो कैसे निकालेंगे। आपको एक लिंक ढूंढना होता है, हमेशा याद रख लो, एक लिंक ढूंढना होता है आपको
कि लिंक आप कैसे ढूंढोगे। देखो अगर मैं यहाँ देखूं मोस्ट जेन्स डू नॉट कॉज कैंसर इफ दे म्यूटेट, बहुत सारी जो होती है ना वो म्यूटेट करते तो कैंसर नहीं होते, बट द फ्यू, लेकिन बहुत सारी हैं दैट कैन बिकम कैंसरस कॉजिंग आफ्टर म्यूटेटिंग आर नोन एज ऑन्कोजेंस। ठीक है, तो आप एक चीज देखो कि आर के बाद में आप क्यू वाले स्टेटमेंट को जरूर कैरी कर सकते हो। ठीक है, आर क्यू देखो कहाँ है, आर क्यू यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ये वाला होगा। बाकी मिला के देख लेते हैं। म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस टू बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन नॉर्मल सेल। पहले हम बता सॉरी मोस्ट जीन्स, जीन्स की बात हो रही है, जीन्स में मोस्ट जीन्स डू नॉट हमने ये बताया। उसके बाद में फ्यू के बारे में कहा। ठीक है, एस कहता है इन नॉर्मल सेल्स ऑन्कोजेंस आर इन्वॉल्वड इन दिस वन। ठीक है, और पी क्या कह रहा है, दिस इज वाई म्यूटेशंस, दिस इज वाई रिजल्ट निकाल रहा है, द म्यूटेशन दैम कैन रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड देयरफॉर ट्यूमर फॉर्मेशन। सेवरल म्यूटेशन मस्ट अकर इन द सेम सेल फॉर द बिकम अ ट्यूमर सेल। ठीक है, तो पी के पी जो होगा वो S6 के साथ रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, ए वाला बनेगा। ठीक, देखो इनमें कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल है। आपको एक लिंक तो निकालना ही होगा, जो लिंक होगा अगर आपने पता कर लिया तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए सेम है, यहाँ भी कुछ अलग नहीं है। फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग इज एन एवरीडे अकरेंस। ठीक है, एक अकरेंस है डेली की। अब हमने कहा अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ जनरल सेट ऑफ टूल्स फॉर एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग दिस वन। Many application programs have been developed to make writing easier and smooth. One such most popular program is word processor। देखो एक वर्ड प्रोसेसर होता है और वर्ड प्रोसेसर क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे आर के बाद में आपका पी होगा, आर के बाद पी यहाँ भी है, आर के बाद पी यहाँ नहीं है, आर के बाद पी यहाँ है और आर के पहले पी है, यानी कि आंसर इन दोनों में से होगा। एक अच्छी बात ये है, नहीं आंसर इन दोनों में से होगा। ठीक है, नहीं अब अच्छी बात ये कि सारे सेंटेंस एस से ही शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म्ड एस होगा। तो मुझे बस ये देखना है कि एस के बाद क्यू आएगा, एस के बाद आर आएगा, यदि मैं ये निकाल दूं तो आंसर बन जाएगा। तो एस कहता है हमारा कि व्हेन कंप्यूटर्स हैव अफेक्टेड आवर लाइफ स्टाइल एंड वर्क पैटर्न्स दिस एक्टिविटी इज आल्सो नॉट लेफ्ट आउट, तो इसको भी नहीं छोड़ा गया। वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम, हम प्रोग्राम की बात करें, और जबकि क्यू में क्या करें, मैनी एप्लीकेशंस, भाई बहुत सारी एप्लीकेशंस थी ना, तो इस एप्लीकेशंस में प्रोग्राम हैव बीन डेवलप्ड टू मेक राइटिंग इजियर एंड स्मूथ ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि एस के बाद में क्यू होगा। अगर ऐसा है तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला बन जाता है। ठीक, तो पहले हमें समझ आया कि एस से तो शुरुआत हो ही रही है। ठीक है, एस के बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा वो हमने निकाल दिया। हमें पी और आर के बीच में एक संबंध दिखाई दिया कि हमारा जो आर होगा उसके बाद में पी होगा, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने, मैं आपको बताता हूं, ये एक रीडिंग स्किल्स होते हैं और रीडिंग के लिए एक बात कही जाती है कि रीडिंग इज एन आर्ट, रीडिंग एक कला है। रीडिंग का कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि रीडिंग जो होगी वो आप वैसे सीख लेंगे, तो एक आर्ट है, कला है, जितना करोगे उतना समझ आ जाएगा। तो रीडिंग करने के लिए आपको खुद को मतलब किसी न किसी एक्टिविटी में रीडिंग की इन्वॉल्व करना होगा। सोशल नेटवर्किंग इज द ग्रुपिंग और इंडिविजुअल इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स like small rural communities or a neighborhood subdivision, etc. Although social networking is possible in person, especially in universities, high schools, or in the workplace, it is most popular online. When it comes to online social networking, websites are commonly used. These websites are known as social sites. Social networking websites function like an online community of internet users. Okay, तो सीधा तरीका है, ध्यान से देखो। सोशल नेटवर्किंग इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक स्मॉल रूरल कम्युनिटीज और नेबरिंग सब डिवीजन एक्सेट्रा। ऑल्दो यद्यपि सोशल नेटवर्किंग इज पॉसिबल इन पर्सन, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज, हाई स्कूल्स और इन द वर्क प्लेस, इट इज मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कहाँ होती है, ऑनलाइन में पॉपुलर होती है। ठीक है, When it comes to online social media networking, और जब मैं ऑनलाइन में होती है ना, जब ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग की बात करता हूँ, वेबसाइट्स आर कॉमनली यूज्ड, की सबसे ज्यादा यूज होती है वेबसाइट। ठीक है, दीज वेबसाइट, यही वेबसाइट जो आर नोन है सोशल साइट्स, इन्हीं वेबसाइट को सोशल साइट्स कहा जाता है। और इन्हीं से क्या बताया, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स फंक्शन लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स डिपेंडिंग ऑन द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। ओके, तो कहने का मतलब ये कि जो लिखा गई सीक्वेंस है वही सही है, करेक्ट आंसर ए वाला होगा। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। आसान लगा भाई, सीधा सा तरीका है कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड है सेंटेंसेस सारे के सारे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। खूब आराम से आप इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, the principles of enterprise capitalism have been extended far beyond the USA through the impact of economic globalization। अगर मैं बात करता हूं इन प्रिंसिपल्स को लेके, एंटरप्राइजेस कैपिटलिज्म हैज बीन एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द यूएसए थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। सो मैं देखता हूं, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज ऑल्सो बीन एक्सर्टेड ऑन पब्लिक स्पेंडिंग एंड पर्टिकुलरली वेलफेयर बजट्स। अगर आप यहां देखें तो आप ये बात समझ सकते हो कि जो पी में कहा गया है उसका S1 से कोई लेना देना ही नहीं है। मोर ओवर द नीड टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड लेबर फ्लेक्सिबिलिटी हैज ऑफन लेड टू ग्रेट यूनियन एक्टिविटी। ग्लोबलाइजेशन इज डायरेक्टली मेंशन्ड हियर इन द आर, और मैं देख सकता हूं कि आर से शुरू होने वाले दो सेंटेंसेस मेरे सामने हैं। हैज प्रमोटेड marketization, okay, in a variety of ways. Government reduces tax levels in the hope of attracting inward investment, okay। अब सीधी सी बात है, आर से शुरू होगा। अब बस मुझे ये देखना है आर के बाद पी होगा या एस होगा, क्योंकि यहां पर S1 से रिलेशन कुछ बनता नहीं है, क्योंकि ये होता है ना कि कीवर्ड्स को हम आगे लिंक करते चले जाते हैं, एक सीक्वेंस होती है। तो आर के बाद में अब मैंने देखा, मैंने कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोटेड मार्केटाइजेशन इन द वैरायटी ऑफ वेज। अगर मैं पी कहता हूं तो बना क्या, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज ऑल्सो बीन एक्सर्टेड ऑन पब्लिक स्पेंडिंग। और जो मेरा एस वाला सेंटेंस है वह कहता है गवर्नमेंट रिड्यूसिंग टैक्स लेवल्स इन द होप टू अट्रैक्टिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब सही बात है, इसने क्या किया है कि इनवर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर चीजें की। अब स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज बीन एक्सर्टेड ऑन पब्लिक, अब पब्लिक के ऊपर एक प्रेशर लग जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, RSPQ होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आपका होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। आ जाओ भाई 65 देखते हैं। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल कल्चर। The tribal area of Chhattisgarh always resonated with the sound of traditional tribal songs and music. They reflect tribals' natural spirit, unconditional love, and innate energy at every stage of their life. Initially, the tribal songs in their dialects reverberate. देखो सब जगह tribal songs की बात होती जा रही है, with the rebellion of their area, and then with the movement that was prevalent in the country. नेक्स्ट कहता है द फॉरेस्ट एरिया एंड ट्राइबल सेटलमेंट। अब आप मुझे देखो, हमने बात की, सबसे पहली बात ये सेंटेंस अलग जा रहा है, हमने बात की ट्राइबल सॉन्ग्स को लेके, ठीक है, जो कहां कहां मेंशन है। साउंड ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स आ गया, ठीक है। उसके बाद में पी से शुरुआत की नहीं, उसके बाद में मैंने देखा यहां लिखा गया इनिशियली, देखिए दे इन्फ्लेक्ट ट्राइबल नेचुरल स्पिरिट, अनकंडीशनल लव एंड इनेट एनर्जी एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। इनिशियली द ट्राइबल सॉन्ग्स इन देयर। अच्छा, इनिशियली का मतलब है सबसे पहले ऐसा हुआ करता था। तो ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड म्यूजिक फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल कल्चर। ये सब क्या थे कि ट्राइबल कल्चर की आइडेंटिटी हुआ करते थे, ठीक। अब अगर मैं देखता हूं क्यों में, दे रिफ्लेक्ट ट्राइबल नेचुरल स्पिरिट। ये कौन, मतलब ये जो आपके सॉन्ग्स एंड म्यूजिक थे रिफ्लेक्ट करते थे नेचुरल स्पिरिट को, अनकंडीशनल लव को, एंड इनेट एनर्जी एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। इसको ये मेंशन किया गया है ट्राइबल्स को लेके। यहां जिसके हमने ट्राइबल सॉन्ग्स को नाउन में लिखा है, इसके लिए हमने यहाँ यूज कर दिया प्रोनाउन इसके लिए, ठीक है। क्यों हो सकता है एस वाला, द फॉरेस्ट एरिया एंड द ट्राइबल सेटलमेंट, ये मतलब आपस में जुड़ता ही नहीं है, इन दोनों को हटा देते हैं। तो क्यू वाले से शुरू होगा, क्यू में ये देखो क्यू के बाद पी होगा या फिर क्यू के बाद आर होगा। एक और चीज है, आर या पी में से लास्ट वाला कौन सा होगा, ठीक है, ये भी हमें देखना होगा। चलिए शुरू करें। तो क्यू के बाद देखते हैं, तो मैंने कहा क्यू में ये वाला सेंटेंस आ गया। क्यू के बाद पी क्या कहता है, पी कहता है दैट ट्राइबल, अब हमने कहा ऑफ देयर लाइफ, दैट ट्राइबल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ ऑलवेज रिजोनेटेड विद द साउंड ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। हमेशा इससे गूंजता रहता है। द फॉरेस्ट एरिया एंड ट्राइबल सेटलमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ बिगेन द रिवॉल्ट अगेंस्ट दिस वन। इससे गूंजता रहता है, इन्होंने यहाँ रिवॉल्ट किया। इनिशियली द ट्राइबल सॉन्ग इन देयर डायलेक्ट रिवर्बरेटेड विद द रिबेलियन ऑफ देयर एरिया एंड देन विद द मूवमेंट दैट वाज प्रिवेलेंट इन द कंट्री। तो इसके बाद में ये कनेक्शन भी तो है, एस के बाद आर होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाता है, क्योंकि एस के बाद आर होगा, जो एस में लिखा गया वो आर में समझाया गया है। तो एस के बाद आर होगा, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा बन जाता है, करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखो,
धीरे से बैठना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है, लिंक जरूर ढूंढना है। अगर आपने एक लिंक ढूंढ दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहां हम कहते हैं द सोशल ग्रुप वाइडर देन द फैमिली इन द सोशल कल्चर ऑफ द गॉन्ड कम्युनिटी इज द क्लैन। क्लैन मतलब उसकी जाति है, और जो मतलब क्लैन क्या होता है, परिवार जो होता है उसके बारे में बात की जाती है, उसको हम क्लैन कहते हैं। ठीक है, ये क्लैन होगा। हमने बात की ही द मेंबर्स ऑफ द क्लैन बिलीव्ड दैट दे हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, सब एक से निकले हैं। द क्लैन अमंग द गॉड्स इज अ यूनिलेटरल ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ विच बियर द सेम क्लैन नेम। द क्लैन बीइंग पैट्रिन लाइनर, मतलब एक ही पैतृक उससे निकली है। अ मैन पासिस ऑन हिज क्लैन नेम टू हिज चिल्ड्रन। द गॉड्स यूज द टर्म पैरी टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप। अब देखो, सोशल ग्रुप वाइडर देन द फैमिली इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ गॉन्ड कम्युनिटी इज द क्लैन। अब ये जो गॉन्ड कम्युनिटी है इसके लिए सबसे इनिशियल सेंटेंस ये होगा, यूज द टर्म पैरी टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप। ये इस टर्म का यूज करते हैं पैरी का अपने ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए। द क्लैन अमंग द गॉन्ड्स इज द यूनिलेटरल ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ विच बियर द सेम नेम क्लैन, यानी कि ये वाले भी यूज करते हैं क्यू में। ठीक है, फिर पी कह दिया गया द मेंबर्स ऑफ द क्लैन बिलीव्ड that they have been descended from the same ancestors, और उसका explanation दिया में the clan begin this one name a man passes of his clan name to his children and it is only the male who, अगर आप यहाँ देखें it is only the male who automatically takes the patronymics। ओके, जो यहाँ बताया गया आर में उसके बारे में S6 में जिक्र हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। आर वाला सेंटेंस बिल्कुल स्पेसिफिकली समझाता है कि इसके साथ में S6 जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 66 का आंसर हुआ बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को लेके। द इक्वेटोरियल जोन इज जनरली एन एरिया ऑफ अबंडेंट प्रेसिपिटेशन ओवर 200 सेंटीमीटर्स एनुअली। इतनी बारिश होती है तो उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, सी अब देखो सब कुछ लिखा हुआ है, हमने कहा एक लिंक ढूंढ लो। ये लास्ट वाला सेंटेंस है, इसको पढ़ने से कुछ समझ आएगा भी नहीं। अगर आप इसको पढ़ भी लेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो पी क्या कहता है, देखिए पी कहता है the ascending air currents become intensified locally in the tropical storms that produce abundant precipitation, बहुत बारिश होती है इनकी वजह से, in the Caribbean, the southwest Pacific Ocean, the Indian Ocean and the China Sea। हमने कहा इसमें over the lands area most of the precipitation occurs from the thunderstorms that are very frequent and active in the equatorial region। this high level of precipitation कौन सा वाला जो यहाँ बताया गया, this one देखो 200 सेंटीमीटर्स है ना, ये यहाँ बताया गया आर वाले में। ठीक है, तो आपने कहा दिस हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू द इक्वेटोरियल बेल्ट्स, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाईली अनस्टेबल एयर, द ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ। ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, आर में जो बताया गया है, अब आर के सामने दो ऑप्शन है, एस होगा या आपका क्यू होगा। तो द ह्यूमिडिटी एंड हाई अनस्टेबल एयर, द ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हाई अनस्टेबल एयर की बात कर रहा है, द ट्रेड विंड्स ये आंसर हो सकता है, लेकिन मैं एक बार देखना चाहूंगा क्यू वाले में क्या है। ओवर द लैंड एरियाज मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन अकर्स, नहीं बेटा, आर के बाद में एस का कनेक्शन हमें दिखाई देता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। 67 का आंसर बी होगा। अब आप आसानी से इसको मिला सकते हैं। तो बस एक लिंक मैंने देखा है, मैं बस वही बता रहा हूं कि लिंक जो है उससे आप मिला के ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को लेके। The period branded as the era of the industrial revolution was essentially a period of transformation। यानी कि पीरियड ब्रांडेड जो था ना as the era of industrial revolution was essentially a period of transformation, वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था। A definite polarization of industrial society between two main classes, capitalist and worker was visible। यानी कि कैपिटलिस्ट और वर्कर्स वहां दिखाई देने लग गए थे। ओके, आपने कहा इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज ऑफ द ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिज्म मेड इट्स प्रेजेंस फेल ओवर ऑल ओवर द यूरोप। Actual production of the factories was done by the workers, but the workers had very little, and so for survival they were required to continuously sell this labor power for wages। In the capitalist mode, the production, the factories and heavy machineries were owned and controlled by the capitalist classes। बिल्कुल समझ आ रहा है, वर्कर सब कुछ बना रहे थे, लेकिन फिर भी सब कुछ किसने होल्ड कर रखा था, सब कुछ होल्ड किया हुआ था किसके द्वारा, सब कुछ होल्ड किया हुआ था बेटा जो कैपिटलिस्ट थे उनके द्वारा। ठीक है, ये तो कहना चाह रहे। तो अब इसमें देखो
हमने कहा था पीरियड ब्रांडेड दिस वन दिस वन दिस वन, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज ऑफ द ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बिगिनिंग है, यहां से कोई बात शुरुआत होती है। तो हम कैसे कहते हैं कि जब कोई चीज शुरू होती है तो पहले रखी जाती है, बाकी चीजें बाद में। तो क्यू वाले सेंटेंसेस मुझे दो दिखाई देते हैं, यहां आंसर होगा। अब क्यू में कहा इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ दिस वन actual production, या in the capitalist mode of production the factories were heavy, machineries were owned and controlled by the capitalists। तो है तो बताना है कि क्या होता था, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट ओवर द यूरोप। और इसका एग्जांपल दिया गया किसमें, एस वाले में। अगर एस में एग्जांपल है तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला होगा, आप इसका आंसर सी मार्क करेंगे, ठीक है। तो 68 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 69 को लेके आइए। There exists a close relationship between meteorology and climatology। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, इसके बारे में हमने कहा in other words it is considered the study of the characteristics and the behavior of the atmosphere। या फिर आपने कहा the function of climatology is twofold, climatology on the other hand is concerned with the discussion, ठीक है। या फिर आपने कहा meteorology the physics of the lower atmosphere studies, ठीक। अब सुनो, इसमें बड़ा सीधा सा तरीका है। देखो जो क्लाइमेटोलॉजी है उसके बारे में दो सेंटेंस है, आर के बाद में क्या होगा, क्लाइमेटोलॉजी होगा, और आर के बाद में क्यू होगा। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। तो पहली तरफ कौन हो गया, जो बचा हुआ है, तो पहली तरफ कौन बना, मेट्रोलॉजी बचा है। तो जो मेट्रोलॉजी लिखा गया वो यहां समझाया गया इसमें, तो मेट्रोलॉजी के बारे में पी हो गया, सही है। तो एस के बाद पी हो गया और आर के बाद में क्यू हो गया। यहां हमें आइडिया मिल गया ऑन द अदर हैंड से, क्योंकि ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या है, ऑन द अदर हैंड का मतलब है कि दूसरी साइड में। तो एक तरफ कोई और है, तो पहली तरफ मेट्रोलॉजी है फिर क्लाइमेटोलॉजी है। तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। आप यहां से इसको आसानी से ब्रेक कर सकते थे कि आर के बाद में क्यू होगा और मेट्रोलॉजी के लिए वो सेंटेंस लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम Europe was going through a political, social, economical and cultural transformation in the 18th century. Therefore, the European continent had been free from bloody conflicts for about 3 decades. This century saw far-reaching changes which were to leave behind an ending legacy. However, the Treaty of Paris could not bring peace to Europe forever. The Treaty of Paris 1763 brought an end to the 7 Years' War, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसका कनेक्शन कैसे निकालेंगे, मतलब कहीं एक आपको अगर लिंक दिखाई देता है तो बस आप वहां से ही शुरू कर लो, ठीक है। देखो पहली बात तो क्या आता है, जब मैंने एक सेंचुरी की बात की, यूरोप वाज गोइंग थ्रू अ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूं दिस सेंचुरी सॉ फार रीचिंग चेंजेस व्हिच वर टू लीव बिहाइंड एंड्यूरिंग लीगेसी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्यू वाले दो सेंटेंसेस हैं। द ट्रीटी ऑफ पेरिस का कोई जिक्र नहीं है, जब हम वहां S1 में ऐसा कुछ लिख ही नहीं रहे तो इसको हम जोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि शुरुआत तो मिल गई, शुरुआत तो हमें मिल गई कि कहां से होगी, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा। तो अब आप देखिए हमने ये लिखा, अब इसके बाद देखो देयर आफ्टर द यूरोप कॉन्टिनेंट, या फिर हाउएवर द ट्रीटी ऑफ पेरिस। अभी जो हाउएवर द ट्रीटी ऑफ पेरिस है ये पहले मेंशन होना चाहिए, यानी कि मैं अब कंफर्म दूं कि एस के बाद में आ रहा है। अगर एस के बाद में आ रहा है तो देखो एस के बाद आर यहाँ है, यहाँ एस के पहले आर है, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। बात खत्म होगी भाई। हाउ एवर का मतलब है तदापि ऐसे हुआ, बाद में ऐसे हुआ, तो हाउ एवर का आप यूज करेंगे कब, जब आप ट्रीटी को मेंशन कर देंगे। तो सीधे सीधे लिखा गया था ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 ब्रॉट एन एंड टू द 7 Years' War। अब पी क्या कह रहा है इसमें, देयर आफ्टर द यूरोपियन कॉन्टिनेंट हैड बीन free from bloody conflicts for about 3 decades. However, the Treaty of Paris could not bring peace to Europe forever. लेकिन 3 डिकेड के बाद फिर दोबारा से वही दिक्कत हुई, पीस नहीं आई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, मार्क कर लेंगे। Each item in this section consists of sentences with an underlined word। आपको बताना है opposite in the meaning, opposite बताना है, ठीक है। American independence was a great blow to the invincible image of Great Britain। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है भाई, इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे कोई जीत नहीं सकता है, यही है ना। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे कोई जीत ना सकता हो। तो वल्नरेबल हो सकता है आसानी से चोट लगा देना, जैसे हम कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, आप उन्हें आसानी से चोट पहुंचा सकते हो, ठीक है। इम्प्रिग्नेबल होता है जिसे कोई भेद ना सकता हो। फिर आपने कहा अनबीटेबल, जिसे कोई बीट ना कर सकता हो। अनसरमाउंटेबल, जिसके ऊपर कोई विजय ना पा लेता हो। तो तीनों सेम ही वर्ड है, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, ठीक है।
ये सारे के सारे पेपर्स आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे। तो अब आपको सीडीएस के पेपर्स के लिए अलग अलग घूमने की जरूरत नहीं है। ये बस प्लेलिस्ट आप खोलो, आपको सारे पेपर्स यहाँ अलाइंड मिलेंगे, अपने सारे पेपर्स को सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आइए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन। देखो बारिश कब होती है, जब बूंदे जो होती हैं वाटर की ड्रॉपलेट्स जुड़ जाती हैं तो कंडेंस होती हैं। कंडेंस होने का मतलब पास में, तो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, एब्रिजमेंट संतृप्त होना नहीं होगा, रिकैपिचुलेशन नहीं होगा, करेक्ट आंसर इवेपोरेशन होगा। सीधे सीधे लिखा गया डी विल बी द करेक्ट आंसर, कि जब वो इवेपोरेट होती है, कंडेंस होना जुड़ जाना, इवेपोरेट होना उड़ जाना। नेक्स्ट आइए। दिस ushered in a large scale social economic and political transformation। ठीक है, तो अब आपको बताना है ushered का मतलब क्या है, कि ये led हुआ, का अपोजिट बताना है, conducted हुआ, obstructed हुआ या directed हुआ। ठीक है, अब usher का मतलब क्या होता है वो समझो। usher का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखा देना। ठीक है, जैसे होता है ना usher और usheress कौन होते हैं, जब आप थिएटर में जाते हो तो जो आपको वहां गाइड करते हैं उसको आप समझ सकते हैं। तो दिस अशर्ड ये रास्ता दिखाता है, लैड करता है इन अ लार्ज स्केल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। अब लैड करने का सिनोनिम हो गया हटा दो, कंडक्टेड हो नहीं सकता, ऑब्स्ट्रक्टेड बाधित कर देना होगा, डायरेक्टेड इसका सिनोनिम हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा, इट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, यानी कि विजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इश्यू विद स्मॉल डिटेल्स। ठीक है, मिस्टिफाइड कर दिया, ऑब्सक्योर्ड कर दिया, इल्यूमिनेटेड कर दिया या मर्डर्ड कर दिया। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ये कहता है, ठीक, कि ऑब्फस्केटेड मतलब होता है किसी चीज को कंफ्यूज कर देना। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि अनक्लियर कर देना, ये लिख लो आप, अनक्लियर कर देना। द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इश्यूज विद स्मॉल डिटेल्स, मतलब रियल इश्यूज को ना छोटी छोटी डिटेल से खराब कर दिया, स्पॉइल्ड कर दिया। तो मिस्टिफाइड नहीं कर देगा, अच्छा कर देना, ऑब्सक्योर्ड कर देना, तो जो होता है नेगेटिव वर्ड ये। ठीक है, इल्यूमिनेटेड मतलब होता है चमका देना, मर्डर्ड माने कंफ्यूज करना। तो करेक्ट आंसर 74 का सी ही बनेगा। ठीक है, सी ही बनेगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इल्यूमिनेट कर देना होता है। देखो ये जो वर्ड है ना LUM लूम, इसको लिख सकते हो, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका वर्ड मतलब ही लाइट होता है, इसी से बना है आपका ल्यूमिनस बना है, ल्यूमिनरीज बना है। तो आपने कहा वो इल्यूमिनेट कर देता है, चमका देता, ऑब्सक्योर कर देना तो विजन को क्लियर ना करना, भद्दा स्पष्ट कर देना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हॉरर एंड हॉरर माने भय होगा, एबोमिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सती इन इंडिया वाज कंडेम्ड थॉरोली, कंडेम किया गया। तो सीधी सी बात है नेगेटिव वर्ड ही होगा ना कुछ। एबोमिनेबल में एबोमिनेट आता है तो उसका मतलब होता है हेट के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, कि कहीं ना कहीं हमने उसको हेट किया है। अगर हेट किया है तो एबोर माने भी हेट ही होता है, सिनोनिम हो गया। टर्मिनेशन खत्म कर देना मतलब ही नहीं बनता है। एडोरेशन होता है किसी की प्रशंसा करना, डिटेस्ट माने हेट करना होता है। तो ये तो सारे सेम ही वर्ड है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक ही तो पॉजिटिव वर्ड लिखा है, एडोरेशन, वही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट है ही वाज रिब्यूक्ड फॉर हिज इनफ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का उसने क्या कर दिया, इनफ्रैक्शन कर दिया। ठीक है, इनफ्रैक्शन कर देना होता है ना मानना किसी चीज को, हटा देना, वायोलेशन कर देना। ही अब देखो रिब्यूक्ड माने डांटना होता है, तो डाटा कब जाएगा, जब डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन को तोड़ोगे। देखो कभी कभी सेंटेंसेस में आइडिया मिल जाता है, ही वाज रिब्यूक्ड फॉर हिज इनफ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन को ना मानने के लिए रिब्यूक किया गया होगा, मानने के लिए तो कोई नहीं डांटता है। तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है। अब देखो ट्रांसग्रेशन करना क्या होता है, ट्रांसग्रेस करना होता है किसी की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के चले जाना, तो ये तो सिनोनिम हो गया इसका। ऑब्जर्वेंस होता है किसी बात को मान लेना, ठीक है, फॉलो करना। ब्रीच माने लॉ को तोड़ देना होता है, या फिर एक्सेप्टेंस होगा। अब इन दोनों में से एक वर्ड मार्क करना है कि भाई इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो आप ये सोचो कि क्या चीज आपको सही लगती है। भाई ऑब्जर्वेंस होता है कि फॉलो करने जैसे यूज करते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेंस होता है इसका मतलब स्वीकार करना होता है। तो मैं फॉलो करूंगा डिसिप्लिन को, तो बी करेक्ट आंसर होगा। मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मतलब डिसिप्लिन एक बिहेवियर है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द जर्नल रिएक्शन ऑफ सम पीपल टू डिनाउंस एनी न्यू प्रपोजल बाय एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, जर्नल रिएक्शन होता है सम पीपल का टू डिनाउंस कर देना एनी न्यू प्रपोजल बाय एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल्स। अब ये बताओ आप एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल हैं, ठीक है, और कोई आपकी बातों को क्या करेगा, वो आपकी बातों को, जैसे आप नए नए हैं
तो जितने भी जर्नल रिएक्शन क्या आता है सम पीपल का, कि जो आप नई चीजें क्रिएटिव बनाते हो लोग उसको पसंद करते हैं नहीं पसंद नहीं करते, जनरली आपने कहा जब हम शुरू करते हैं तो लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां से आइडिया मिल गया कि एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, क्योंकि इट इज जर्नल रिएक्शन ऑफ सम पीपल टू डिनाउंस, मना कर देना एनी न्यू प्रपोजल बाय एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल्स, कि भाई तुम्हारा प्लान काम करेगा नहीं करेगा, नेगेटिव वर्ड है। क्रिटिसाइज करना सिनोनिम हो गया, सेंसर क्रिटिसाइज करना होगा, और कमेंट करना ये भी यार, तो ये तीनों वर्ड तो एक ही बात हो गई ना, तो इसका मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर, कि वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। करेक्ट आंसर डी वाला होगा, अप्रिशिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्परर एज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी indisputably went beyond regional conflicts and fostered a certain mode of elite culture। अब फोस्टर करना क्या होता है, आपने सुना होगा फोस्टर मदर, सुना है कभी फोस्टर मदर, जो पालन पोषण करती हैं, ठीक है। अब पालन पोषण करना बढ़ाना, कल्टीवेट करना बढ़ाना होता है, कल्टीवेशन करते हो आप फसल का। एंडोर्स करना किसी चीज को कहते हैं ना, किसी एड को आपने एंडोर्स कर दिया तो आपने उसको रिकमेंड कर दिया, तो सेम ही होगा। इनक्यूबेट करना भी इंक्यूबेट करना होता है, वही की चीजों को बढ़ाना, एग वेग निकालना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सप्रेस्ड होगा, दबा देना, तो 78 का करेक्ट आंसर सी वाला बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 79 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का मतलब है फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्पायरिंग बढ़ती हुई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दैट लुक्ड एट एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन माने फैलाव होता है, एंड सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, खुद को मतलब बड़ा करना, द सेंचुरी हैड टू बी प्रोजेक्टेड एज वन ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब बात आती है कि हमें बताएं सेल्फ एग्रेंडाइज का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, ह्यूमिलिटी होगा, एक्सैजरेशन होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, या एलिवेशन होगा। अब आप ये एक बात को बहुत ध्यान से समझो, एग्जैजरेशन बढ़ाना होता है, अपलिफ्टमेंट किसी का कहते हैं ना गरीबों का अपलिफ्टमेंट होगा, ऊपर निकाल देना, एलिवेशन उठा देना, उत्थान करना, तो किसका मतलब ह्यूमिलिटी विल बी द करेक्ट आंसर, पतन होगा। तो ये तो वैसे ही समझ आ रहा है कि ये तीनों वर्ड तो एक दूसरे के सिनोनिम बन जाते हैं। देखो अगर आपकी वोकैब में ये नहीं कहूंगा अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, आप तभी भी एग्जाम निकाल सकते हो अगर आप कैलकुलेटिव चीजें करते हो, वो तब होती है जब आप प्रैक्टिस कर लें अच्छी खासी। कुछ वर्ड्स आपको पता है, कुछ आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो आपको समझ आएगा कि पेपर मुश्किल नहीं है। देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेरियन। अच्छा एक चीज मैं यहाँ कहूंगा, क्या आप क्वेश्चंस पे ये ध्यान दो कि वर्ड्स ऐसे आपको नहीं मिलेंगे कि ये वर्ड मैंने कभी नहीं पढ़े, ये समवेयर आपके अराउंड आसपास के वर्ड्स ही होते हैं, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है कि एक कैट का पेपर है कि यार पता नहीं कौन से फॉरेन एक्सप्रेशन से ले आए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो अब हमने सेंटेंस देखा कि देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेरियन कॉलोनाइजिंग टेंडेंसीज विद द assertion ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड। अब एसर्ट करना क्या होता है भाई, मैं इस बात को ASSERT एसर्ट कहता हूँ। असर्ट याद नहीं आ रहा तो बताओ ASSERTIV असर्टिव सेंटेंस याद आता होगा। असर्टिव सेंटेंस का मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, किसी बात को कह देना ताकत के साथ में। तो इंसिस्टेंस करना भी होगा, एवरमेंट करना, शपथ खा लेना, स्टेटमेंट दे देना, तो डिनायल माने मना कर देना होता है। डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मुझे बताओ इस सेक्शन में कोई दिक्कत हुई किसी को भी, जल्दी से बताओ इस सेक्शन में कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन था, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जिसमें किसी बच्चे को दिक्कत हुई हो, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। अब बात करते हैं भाई, सीधा सीधा तरीका है ये। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, सेलेक्ट व्हिचएवर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कंसीडर्ड द मोस्ट। हाँ अब मैं आपको बताऊं ये क्लोज टेंस जैसे है, ठीक है, पूरा आपका पैसेज है, इसमें हमें वर्ड्स फिल करने हैं। तो अगर ये पूरा लिखा होता तो थोड़ा आसान होता हमें भरने के लिए, लेकिन अभी ऐसे लिखा गया तो आइडिया लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट के लिए पार्ट हो सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, सही होगा कंपोनेंट्स। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये कंपोनेंट है ना, पीसीज है ना इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। ये इसके क्या हो सकते हैं बेटा, ये उसके सीधे सीधे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। बी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, बी आंसर होगा। पहले पीछे देखो क्या लिखा गया, दे आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट, यहां से ध्यान से देखो, दे आर इंटरडिपेंडेंट होगा, अपोजिंग ईच अदर, इफेक्टिंग या फैमिलियराइजिंग या इन्फ्लुएंसिंग। तो जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं तो वो अपोज तो नहीं करेंगी और वो फैमिलियराइजिंग नहीं होंगी, या तो इफेक्टिंग होंगी या फिर इन्फ्लुएंसिंग होंगी। इफेक्टिंग का मतलब हो जाता है टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, ये अफेक्टिंग नहीं है, ए वाला नहीं है, ई वाला ध्यान से देखो। इसका मतलब होता है वर्ब जब बनता है टू प्रोड्यूस, किस चीज को करना, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, इन्फ्लुएंसिंग होगा। तो बच्चों ने क्या गलती की होगी, समझ गए ना
किस इफेक्टिंग को अफेक्टिंग मान के आंसर दिया होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका डी वाला बन जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आगे पढ़ो पहले, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम वाइड होगा या स्कैंटी होगा, नैरो होगा, कन्फाइन, आर्टिकुलर, सोशल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स। ठीक है, चेंज कहां से हुआ, आर्टिकुलर सोशल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स की तरफ गया, तो पहले कैसा होगा, छोटा होगा, तो नैरो विल बी द करेक्ट आंसर। देखो सीधा सीधा आइडिया मिल गया। हम यही तो कह रहे हैं कि नैरो से वाइड की तरफ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ठीक, नेक्स्ट आगे ब्रॉड एम्स। ठीक है, ब्रॉड एम्स फॉर, बाय, विद या एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां क्या होना चाहिए, ठीक है, कि क्या हुआ है हमारा, आर्टिकुलेट लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स, किसके लिए, किसके लिए, आगे देख लो लाइन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फॉर होगा, बाय होगा, विद होगा या एंड होगा, फॉर होगा, बाय होगा, विद होगा, एंड होगा। तो अब आप कह सकते हो किस लिए पर्पस बता रहे हो, तो फॉर विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। समटाइम्स अ मूवमेंट विच बिगिंस with broad objectives may in the process get turns into होगा, turn out होगा, bogged down हो गया, bogged out होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इनके फ्रेजेस के मीनिंग बता दो। ठीक है, तो इसका मतलब टर्न्स आउट का मतलब होता है, ये होता है ट्रांसफॉर्म। कोई चीज किसी चीज में जब ट्रांसफॉर्म होती है तो आप टर्न्स इनटू कहते हैं ना, ये चीज टर्न होगी इनटू में, कोई स्टेट हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है, टर्न आउट का मतलब होता है कि कोई आपने रिजल्ट निकाल दिया, या फिर आपने कहा एंड इनटू समथिंग, कोई चीज किसी चीज में खत्म हो गया। यहां दो चीजें आती है। ठीक है, तो क्या क्या आता है, टर्न्स इनटू होगा। अब ये जो बॉग्ड डाउन या बॉग्ड आउट होता है, इसका मतलब होता है एक तो बिकम स्टक होता है। ठीक है, आप कह सकते हो दैट इज कॉल्ड द, कोई चीज स्टक हो गया किसी चीज के साथ में, बिकम स्टक, उलझ जाना होगा। ठीक है, ये एरर के लिए यूज किया जाता है, एरर पार्ट के लिए। बॉग्ड आउट कर लिया, फाइंड आउट समथिंग, कुछ एरर होगा, ऐसी चीजों को हमने पा लिया उसमें से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से आंसर क्या बनेगा। अब आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लो और समझ लो, आंसर क्या कहता है। आंसर कहता है कि sometimes a movement which begin with broad objectives may in progress get with one of the particular, आगे देखिए क्या लिखा है, one of the particular issues। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो गेट ना तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ना ही रिजल्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बिकम स्टक, बॉग्ड डाउन इन विद वन ऑफ द टू पर्टिकुलर इश्यूज। मतलब क्या होता है, प्रोसेस गेट बॉग्ड डाउन, ये बॉग्ड डाउन कर दिया गया, जोड़ दिया गया किसी एक प्रोसेस के साथ में। ठीक है, तो बॉग डाउन का मतलब है कि किसी चीज को कॉम्प्लिकेशंस को कर देना या फिर स्टक कर देना। ठीक है, उस सेंस में इसका आप यूज कर रहे हो। आइडियोलॉजी ऑल्सो वेंट होगा, प्रोसीड्स होगा, प्रीसीड्स होगा या अंडरगोज होगा चेंज। अब आइडियोलॉजी ऑल्सो, अब जो आपने सेंटेंस पढ़ा है वो पहले वाला सेंटेंस किस में था, प्रेजेंट में था या पास्ट में था, तो आप देख सकते हो सब प्रेजेंट में लिखा गया था। आप देखेंगे तो वेंट तो आंसर हो ही नहीं सकता है। प्रोसीड्स माने आगे बढ़ना होगा, प्रीसीड पहले वाला होगा तो अंडरगोज होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आइडियोलॉजी जो होगी ऑल्सो अंडरगोज चेंजेस, उसमें भी बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर evolving strategies and programs and also keep the participants together by developing feeling of we-ness, मतलब वीनेस हमारे साथ में, टुगेदरनेस की। various strategies and programs are evolved to mobilize करने के लिए, या मोबिलाइज करने के लिए, मेक करने के लिए, या फिर मैच्योर। अब ये बताओ, टू लिखा गया है, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ये तो पता होगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। टू मेक या मोबिलाइज, बेटा टू मोबिलाइज द पीपल होगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर होगा, लोगों को मोबिलाइज किया गया। ठीक है, दे थ्रेटन होगा, ब्लस्टर होगा, बिलो होगा, सस्टेन होगा। आगे देखिए जरा, द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने लॉन्ग पीरियड के लिए क्या करा बेटा, मूवमेंट को। ठीक है, मूवमेंट को क्या करेंगे ये लोग, बना के रखेंगे, ताकत देंगे, ब्लो खत्म कर देंगे, सस्टेन चलाते रहेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा दे सस्टेन द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने बना के रखा, ब्लस्टर नहीं कर दिया या फिर थ्रेटन नहीं कर दिया ना, ब्लो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लीडरशिप वेयर इनिशिएट्स, और वेयर या विच या हाउ या मोर। अब हाउ तो एडवर्ब होती है ना, मोर नहीं होगा। आंसर आपका वेयर या विच में से एक होगा, या तो वेयर होगा या विच होगा। तो लीडरशिप विच
क्या होगी, इनिशिएट्स करती है और क्या करती है, और इमर्जेस इन द कोर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इन सुपरसीड करना, सुपरसीड मतलब ओवरकम कर देना, एजम्पशन होगा, आर्टिकुलेटिंग होगा या सपोजिशन होगा। तो क्या होती है, इमर्जेस इन द कोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ अ मूवमेंट, प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो ये क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करती है, किस चीज में प्ले करती है, सुपरसीड्स करने में, एजम्पशन में, आर्टिकुलेटिंग, बेटा आर्टिकुलेट करना, बढ़ा देना उसको, मतलब चैनलाइज करना, आर्टिकुलेटिंग आइडियोलॉजीज और ऑब्जेक्टिव्स को, इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज को एंड प्रोग्राम्स को, एंड मेंटेन द स्पिरिट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए ये एक बड़ा अच्छा आता है, इसमें अक्सर प्रपोजिशंस पूछ ली जाती हैं। इन द सेक्शन दिस सेंटर हैज अ फॉलो अ ब्लैंक स्पेस दे दिया इन्होंने, वरना अगर आपने कुछ पेपर्स देखे हो तो उनमें पूछा गया स्पेशली प्रपोजिशंस पूछ ली जाती हैं कि इसमें कौन सी प्रपोजिशन होगी। ठीक है, अब जो पढ़ के गए वो ये कह सकते हैं सर ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक भाई इसको तो हटा ही दो कि डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, ये तो बिना पढ़े आप बता सकते हैं, ठीक कि बिना पढ़े आपने कह दिया एक आंसर नहीं होगा। अब आपके पास तीन ऑप्शन बने, ही प्रिजर्व डिफिकल्टीज, है ना, ही प्रिजर्व डिफिकल्टीज, तो बिकॉज ऑफ, या बेटा बिकॉज ऑफ जो होता है ना रीजन बताता है, ये रीजन बताता है इस कारण से डिफिकल्टीज की बात हुई नहीं, ऑल्दो जो होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन या आएगा नहीं, तो इंस्पाइट होता है इसके बावजूद, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंस्पाइट होगा, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन जाता है। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, क्योंकि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अच्छा, बिकॉज ऑफ जो होता है वो प्रपोजिशन होता है, लेकिन बिकॉज ए कंजंक्शन होता है, आप ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस याद रख लेना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही वॉक्ड स्लोली हिज बैंडेज्ड लेग, ठीक है, ही वॉक्ड स्लोली हिज बैंडेज्ड लेग, मतलब वो स्लोली चला, दो तो कंजंक्शन होगा, ये तो बता दिया, तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिज बैंडेज्ड लेग जो लिखा गया ये क्या है, ये बेटा फ्रेज है, और ये कौन सी फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, तो सीधी सी बात है प्रपोजिशन ही लग सकती है, बिकॉज ऑफ हो सकता है, ये भी कंजंक्शन है, ये नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर बी होगा। अब बिकॉज ऑफ होगा क्योंकि आप रीजन बता रहे हो। अब ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एक्सेप्टेड द कार, he accepted the car, his claim for 50,000, he accepted the car in spite of his claim for 50,000, in lieu of होगा, despite of होगा, अब despite के बाद तो ऑफ आता ही नहीं है, in front of का मतलब होता है सामने, तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या बचा, दो तो हट ही गए बेटा, in spite of होता है इसके बावजूद, in lieu मतलब के फेवर में, के बदले में, तो he accepted the car किसके बदले में, his claim for 50,000, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, 93 का करेक्ट आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए, आई फोन यू समटाइम्स द आफ्टरनून, ठीक है, अभी जो ऑन आता है आपने देखा होगा, ये आता है किसके लिए, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो डेज और डेट्स के लिए आता है, भाई ऑन जो आता है कैसे टाइम के लिए आता है, डेज और डेट्स के लिए आता है, एट आता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे एट 6, एट 7, एट 9 होगा। बात करते हैं इनको लेके, इन बिल्कुल सही आंसर है, इनका मतलब है आफ्टरनून क्या है, आफ्टरनून एक ड्यूरेशन है, ठीक है, तो इन द आफ्टरनून होगा, इनटू कभी टाइम के लिए आता ही नहीं है, इनटू का यूज हम करते हैं मीडियम चेंज होने के लिए, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला बना। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ही रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस, द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न टू, कंसर्न फॉर, कंसर्निंग या कंसर्न विद, तो मैं आपको बताऊं, यहां जो वर्ड आप देख रहे हैं, जो कंसर्न लिखा गया खुद एक प्रपोजिशन होती है, तो कंसर्निंग विल बी द करेक्ट आंसर, कंसर्निंग एक प्रपोजिशन ही होती है, he raised several questions concerning the future of organization, तो करेक्ट आंसर सी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, he is the gentleman whose name is written the board, he is the gentleman whose name is written that the board होगा, with the board होगा, in the board हो गया, on the board होगा। अब मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूं वो आपको क्या लगता है कि कैसा होगा भाई, कैसा आंसर होगा, ठीक है, तो बड़ी सीधी सी बात है, बोर्ड के अंदर नहीं होगा, ऑन द बोर्ड होगा, यहां एक चीज लिखी गई है तो ऑन विल बी द करेक्ट आंसर, किसी सरफेस के ऊपर ऑन का यूज करते हैं। हिज नेग्लिजेंस एंड कंपनी सफर्ड अ हेवी लॉस, तो इन अकॉर्डेंस होगा, इंस्टीड ऑफ होगा, एन अकाउंट ऑफ होगा, इन फ्रंट ऑफ होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, जैसे इन फ्रंट ऑफ के सामने होता है, इंस्टीड ऑफ के बजाय होते हैं, इन अकॉर्डेंस विद, टुगेदरनेस के लिए यूज करते हैं, तो ऑन अकाउंट ऑफ होगा, ऑन अकाउंट ऑफ हिज इंटेलिजेंस, इसके इंटेलिजेंस सॉरी नेग्लिजेंस की वजह से हमें इतना लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस,
रिगार्डिंग होगा, रेस्पेक्टिंग होगा, नॉट विद स्टैंडिंग होगा या कंसीडरिंग होगा। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, समझना है। अगर मैं कहता हूं हिज रेजिस्टेंस ऑफर्ड द कल्प्रिट, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, मतलब इसके बावजूद भी पकड़ा गया ना। रिगार्डिंग बिल्कुल बावजूद के लिए होता है, रिगार्डिंग किस लिए आता है कि रिगार्ड करना, किसी के बारे में कुछ कहना, ठीक है। रेस्पेक्टिंग नहीं होगा, कंसीडरिंग नहीं होगा, नॉट विद स्टैंडिंग होगा। ये प्रपोजिशन सबसे कम इंग्लिश में यूज की जाती है। नॉट विद स्टैंडिंग होता है कि डिस्पाइट दिस वन, इसके बावजूद भी, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए। His illness he could not finish the work on time, सबसिक्वेंट होगा, एज अ कॉन्सिक्वेंस होगा, इन कॉन्सिक्वेंस होगा, ऑन अकाउंट होगा। अब आप ये बताओ कि उसकी जो इलनेस है उसकी वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है। हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, तो ये सबसिक्वेंट फॉर्ड नहीं होगा कि चीजें सबसिक्वेंट हो रही है इसके बाद बराबर चेन में चल रही है। एज अ कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है, कॉन्सिक्वेंसेज होती है जो रिजल्ट की बात करता है, तो रिजल्ट हो सकता है। अब इन कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है, ऑन अकाउंट नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा एज अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। करेक्ट आंसर 99 का बी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। रोप लैडर दे स्कर्डेड द वॉल, ठीक है। रोप लैडर वैसे जो लकड़ी वाली बनती है उसको हम लैडर ही कहते हैं, ठीक है। बाय मींस ऑफ रोप लैडर होगा, थ्रू आउट नहीं हो सकता, से होगा। फॉर द सेक ऑफ किसी चीज की कसम के लिए नहीं होगा, बाय वे नहीं होगा। बाय मींस ऑफ तरीके होगा, बाय मींस ऑफ रोप लैडर, ठीक है। रोप लैडर को यूज करते हुए, तो 100 का करेक्ट आंसर ए वाला आप मार्क करने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए। अब बात करते हैं 101 से, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, यहाँ क्या कहा गया है, इन दिस सेक्शन इज सेंटेंस इज इनकम्प्लीट एंड इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, सेलेक्ट द वन इन द 4 ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब ही इज डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, ही विल नॉट सक्सीड, वो पास नहीं होगा। ही कैन नॉट सक्सीड या ही विल सक्सीड, अरे भाई जब वो डिलीजेंट है तो देयरफॉर रिजल्ट क्या निकलेगा, ही विल सक्सीड, वो सक्सीड हो जाएगा, सीधी सी बात है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर बट फॉर्चुनेटली, एक बॉम्ब जो था ना फट गया भाई सिटी सेंटर में, लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ, फॉर्चुनेटली का मतलब है सौभाग्य से, सौभाग्य से ओनली फ्यू हर्ट, कुछ लोग मरे। समबडी वाज हर्ट, कोई मर गया। नोबडी वाज हर्ट, कोई नहीं मरा। या एवरीबडी वाज हर्ट, अब एवरीबडी मर गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े क्लोज दिए गए। जैसे ओनली फ्यू का मतलब है ना कि बराबर, यानी कि जिनको चोट लगी वो बराबर है, ना कि बराबर लगना लगभग, समबडी नहीं हो सकता है और एवरीबडी नहीं होगा। तो मुझे इन दोनों में से चूज करना है, तो मैं बेटर आंसर कह रहा हूं फॉर्चुनेटली, तो नोबडी लगाओ ना। नोबडी वाज हर्ट मतलब हमने कंफर्म कर दिया कोई को चोट नहीं लगी। ओनली फ्यू का मतलब है चोट लगी जरूर है लेकिन वो ना कि बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। each of the scholars have done well, has done well, shall done well या फिर will done well, क्या आंसर होगा बताओ। अब देखो इसको ऐसे समझो, ईच ऑफ द स्कॉलर्स लिखा गया है। अब हमारे पास सीधा सा तरीका है कि इसके बाद में वर्ब आती है सिमिलर, तो ये आंसर मैं पहले एलिमिनेट कर देता हूं। ये जो शैल होता है इसके बाद डू आना चाहिए था और विल के बाद डू आना चाहिए था, इसलिए मैं इन दोनों को भी एलिमिनेट करता हूं। तो करेक्ट आंसर बी होगा, मार्क कर लेंगे अब आप, ठीक है। बी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम होगा, आर एट होम होगा, वॉज एट होम होगा, हैव एट होम होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए हुआ कि यहाँ तीनों वर्ब मुझे प्लूरल दे दी गई, ये देखो सब प्लूरल लिखा गया है ना। और यहाँ जो लिखा है ईदर ऑफ द ब्रदर्स, दो में से एक, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी वाला, वॉज एट होम होगा। करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, ये तो आसान लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ हिज गुड नेम, देयर गुड नेम्स, देयर गुड नेम, वेदर गुड नेम या वंस गुड नेम। अब वन कैन नॉट बी से सेंटेंस को शुरू कर रहे थे, प्रोनाउन के तो क्वेश्चन है। जैसे ही के साथ हम क्या लगाते हैं, ही के साथ हम हिज लगाते हैं। अगर हम शी की बात करें तो शी के साथ हम क्या लगाते हैं, शी के साथ हम हर लगाते हैं। तो वन के साथ वंस लगाएंगे तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रोनाउन का क्वेश्चन है, बात खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, the applicant is the native of this country so he has the right to have vote, to vote या at vote होगा। he has the right to have vote, बेटा to have है तो have के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, to vote हो सकता है, of voting होना चाहिए, at voting होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर 106 का क्या होगा भाई, बी होगा, बाकी कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आइए।
नो सूनर हैड ही रिटर्न, नो सूनर बहुत पढ़ाया जाता है, नो सूनर के बाद इन्वर्जन लगाते हैं, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगला सेंटेंस हमेशा देन से लिखा जाता है, तो करेक्ट आंसर ए वाला होगा, कोई डिस्कशन ज्यादा नहीं है। हार्डली स्केर्सली के बाद व्हेन और बिफोर आता है, आप न्यूमरस क्लासेस देख चुके होंगे, खूब रटा रटा के आपको ये पढ़ाया जाता है। फॉर्चुनेटली द न्यूज वॉज नॉट एज बैड एज वी एक्सपेक्टेड। अब फॉर्चुनेटली जो न्यूज है, न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो वर्ड तो आ ही नहीं सकता। कुडंट एज बैड एज वी एक्सपेक्टेड या हैपेंड वाज एज बैड एज, नहीं, तो wasn't as bad as we expected, इतनी बुरी नहीं थी जितना हमने सोचा। करेक्ट आंसर 108 का भी ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या आंसर होगा। When I was on holiday, my whole luggage was stolen, my part luggage was stolen, all my luggage was stolen, या my some luggage was stolen। बताओ when I was on holiday तो क्या हुआ आपके साथ में। आपको कोई इंसिडेंट याद आता है तो अपना वाला ही बता दो कि सब मेरे साथ तो ये हुआ था, ठीक है। ओके चलो, When I was on holiday, my whole luggage, बेटा होल नहीं हो सकता ना, लगेज मतलब इन द सेंस कि वो सबके सेंस में है, अनकाउंटेबल नाउन होता है तो ऑल माई लगेज हो सकता है, पार्ट लगेज कुछ होता ही नहीं है, माई सम लगेज नहीं होगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर माई ऑल लगेज होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। I got up very early, but Jack got up much before. But Jack got up even before. But Jack got up earlier to me. But Jack got up even earlier. ठीक है। अब I got up very early, मैं बहुत जल्दी उठा था, ठीक। अब Jack तो सिर्फ है, but Jack got up much before. Jack up even before. But Jack got up earlier to me. But Jack got up even earlier. तो बेटा वो मुझसे भी पहले उठ गया, तो करेक्ट आंसर जी डी होगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। मच बिफोर नहीं आ सकता है क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं, पहले बिफोर कहता है इससे पहले वाला इंसिडेंट, ठीक है ना। अर्लियर होगा क्योंकि हम कह रहे हैं मुझसे पहले वो काम हुआ है, ठीक है, तो अर्लियर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला ही होगा, ठीक है, डी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। देखो भाई ये पैसेज है, मैं फटाफट से आपके लिए पढ़ लेता हूँ, फिर हम इसके आंसर देख लेंगे। What is truth? Said jesting Pilate. And jesting हंसते हो Pilate, he would not stay for the answer. Certainly there be a delight in giddiness and count it is bondage to fix a belief affecting free will in thinking as well as in acting. And though the sets of philosophers of that kind be gone, yet there remains certain discouraged wits। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटे, ये सेट ए है, जो बच्चे आज अभी देख रहे हैं वो सेट ए है, ये आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। Which are the same veins through there not be so much blood in them, I was those of ancient saints, but it is not only the difficulty, ठीक है, difficulty and labor which man takes the finding of the truth, nor again and when it is found it imposed upon man's, ये literature के words होते हैं, man's thoughts, and doth bring lies in favor, but a natural though corrupt love of the lie itself, one of the later school of the Grecians examined matter and at the stand of think what should be। अच्छा पैसेज जो है मैं आपको बता दूं, ट्रुथ के बारे में लिखा गया है, उसके प्रोसेस के बारे में लिखा गया, ठीक है, आप भी एक बार पढ़ लेना, बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप उसे पूछे तो पैसेज इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आंसर्स की बात कर ले, व्हाट इज द राइटर्स आइडिया ऑफ ट्रूथ इन द पैराग्राफ, मतलब वो सच्चाई के बारे में क्या कहती हैं। ट्रूथ एंड डिविनिटी गो हैंड इन हैंड, सच्चाई के साथ डिविनिटी साथ में जाती है। ट्रूथ कैन बी टोल्ड एंड अवॉइडेड कन्वीनियंटली, ट्रूथ इज, बेटा ए करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने बताया है कि जो डिविनिटी है, डिवाइन चीज है, और ट्रूथ वो हैंड इन हैंड चलते हैं, तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, वाई डू मैन लव लाइज, लोग क्यों पसंद करते हैं, मतलब लाइज को क्यों पसंद करते हैं। फॉर एडवांटेज, फायदे के लिए, फॉर लव ऑफ लाइन, या फॉर द सेक ऑफ लाइज। बस लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं, फॉर द सेक ऑफ लाइज, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एडवांटेज के लिए झूठ बोलता है, लव के लिए झूठ बोलता है, फॉर द सेक ऑफ लाइज मतलब मजे मजे के लिए बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, विच मेटाफर इज यूज्ड इन द पैसेज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड लाइज, ठीक है, किस मेटाफर का यूज किया गया था। मेटाफर मतलब क्या होता है कि जब आप कहते हो ना कंपेयर कर देना, ठीक है। सी, पर्ल्स वर्सेस डायमंड्स का यूज किया गया था, करेक्ट आंसर 113 का ए है, पर्ल्स एंड डायमंड्स का जिक्र हुआ है, इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज द ऑथर यूज व्हेन ही सेज ट्रूथ इज नेकेड, कौन सी चीज को यूज करते हैं। अब देखो सच्चाई क्या है, वो नेकेड है, नेकेड मतलब नंगा है, अब बिना कपड़ों के है, तो जो नेकेड चीज है, देखो इसमें एक वर्ड होता है सिंबोलिज्म, सिंबलाइज करना होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है किसी को, जैसे इंसान बना देना, हम एक सेंटेंस बोलते हैं ना,
डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स, मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजाओं के ऊपर घुमा दिए। ठंडे हाथ तो मृत्यु के नहीं होते। ऐसे सच्चा कभी नेकेड थोड़ी होता है कि आपने कह दिया सच्चा नंगा घूम रहा था, तो ना एलिगरी होगा ना पैराडॉक्स, अपोजिट नहीं है। एलिगरी होती है सिंबॉलिक स्टोरी, पैराडॉक्स होता है अपोजिट कर देना। तो करेक्ट आंसर पर्सोनिफिकेशन होगा कि हम पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, हम चीजों को ये कह रहे हैं कि जो ट्रुथ था वो नंगा था, नंगा इंसान हो सकता है। नेक्स्ट आइए, व्हाट वुड हैपन इफ ट्रुथ वर नॉट मिक्स्ड विद लाइज, क्या होगा यदि सच्चाई को लाइज के साथ ना मिलाया जाए, मतलब क्या होगा फिर। तो आपने कहा देयर वुड नॉट बी एनी प्लेजर इन द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, कोई प्लेजर नहीं रह जाएगा। ट्रुथ वुड बी क्लियर एंड अनडाइल्यूटेड लाइज। बेटा ए करेक्ट आंसर है। देखो इसमें क्या कहा गया है, बैकन, फ्रांसिस बैकन जो एसेइस्ट थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर ट्रुथ के साथ थोड़ा सा लाइज मिला दिया जाए, दैट इज फॉर द, समझो कि वो किसी को हर्ट ना करता हो, तो इट इज नॉट अ लाई। और ऐसा ट्रुथ जो किसी को हर्ट करता हो, इट इज नॉट अ ट्रुथ। ठीक है, तो ये फिलोसफिकल आइडियाज हो सकते हैं हर आदमी के, और मुझे भी ये चीज सही लगती है कि अगर सच्चा, झूठ सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि वो दूसरे आदमी को थोड़ा सा रिलैक्स करा दे, प्लेजर दे दे, आनंद दे दे, तो झूठ नहीं है। जैसे आप किसी को झूठी तारीफ ही कर देते हैं, आज बहुत सुंदर लग रहे हो, वो शायद उसको भी पता होगा कि नहीं लग रहा हो, लेकिन आपके कहने से हो सकता है कि कुछ पल के लिए उसको बहुत अच्छा फील हो जाए, तो ये चीज कही गई है। ठीक है, द लॉ इज एन एंटरप्राइजेस एंड सीक द रूल ऑफ ऑल फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव, whether as constitution confronting customs, as a custom confronting constitution, and often indeed as the diverse combinatorial prowess of both। ठीक है, लॉ के बारे में ये सेंटेंस पैसेज है, पढ़ना आराम से, इतना ही छोटा सा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर लीगल लिटरेसी, भाई ऑथर कहता है कि लीगल लिटरेसी क्या है, नीड्स टू बी इंटरप्रिटेड एंड अंडरस्टूड इन कंसोनेंस विद जजमेंट्स और सोशल कस्टम्स आता है। बेटा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, एज अ सिटीजन वन इज सपोज्ड टू, एज अ सिटीजन वन इज सपोज टू, अगर आप सिटीजन है तो आपसे क्या सपोज किया था, मेक अ बैलेंस बिटवीन द लीगल एस्पेक्ट्स एंड कल्चरल एग्जिस्टेंस, इनके बीच में बैलेंस बना के रखें। ठीक है, इनके बीच में बैलेंस बना के रखें। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है द अबव पैसेज डील्स इन लॉ एंड जस्टिस या लीगल लिटरेसी, लिटरेसी एंड एजुकेशन, या बेटा लीगल लिटरेसी की बात करता है कि आपको लॉ के बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है ना, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट आइए, अकॉर्डिंग टू द राइटर डाइवर्स कॉम्बिनेटरी प्रोसेस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब है बेटा कि जो प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ कोहेसिव एलिमेंट्स होगा या प्रोविजन ऑफ इवॉल्विंग होगा। तो अगर हम देखें तो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स इनटू द लीगल मैकेनिज्म होगा, कंपिटेंट लीगल मैकेनिज्म होगा, डी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो हमें वैसे ही समझ आ रहा है कि रोक देना होता है, क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा गया। ठीक है, तो कंफर्म करना या प्रमोट करना या लिबरेटिंग नहीं होगा, डेफियंस होगा, मना कर देना। ठीक है, ये जो वर्ड है आपका किससे बना है, DEFY से बना है, मना करना। ठीक है, किसी चीज का सामना कर लेना। ठीक, तो करेक्ट आंसर ये होगा, तो आंसर आपका सी होगा। तो ये थे बच्चों 120 क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो CDS के लिए तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, अभी बहुत सही समय है अपनी तैयारी शुरू करने का, क्योंकि जो बच्चा अब से तैयारी शुरू करेगा वो 100% सिलेक्शन ले भी लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन ले लेगा। तो ये आपके लिए बैच है, 800 घंटे का बैच है CDS वाले बच्चों के लिए, 800 आवर्स। ठीक है, 2490 में है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है मैं बता दूं। आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि बियॉन्ड दिस आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। OT का कोर्स 1699 में है और ये आपके लिए टीम है। उसके बाद अब बात आती है बेटा कुछ और चीजों को लेके, लेट्स सी। अगर मैं बात करता हूँ कैप्सूल कोर्सेज के लिए, तो ये कुछ कैप्सूल कोर्सेज हैं। ठीक है, कैप्सूल कोर्सेज उन बच्चों के लिए जिनको पता है कि क्या उनको प्रॉब्लम है, तो वो उसी तरीके से अपना डिजाइन कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है। कुछ चीजें खरीदते टाइम सोचना नहीं चाहिए, जैसे टेस्ट सीरीज है, ये भी अगर आप सोच के खरीदते हैं कि खरीदूं ना खरीदूं, तो फिर यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। टेस्ट सीरीज मैंडेटरी चीज होती है, आपको बस इतना करना होता है कि आप अपने, अगर आपको कंप्लीट नहीं, पहली बात तो कंप्लीट लो, नहीं लेनी है तो आप किसी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज जरूर लें जिसमें आपको प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना ये कि टेस्ट सीरीज तो सोचने वाली बात ही नहीं कि खरीदें या ना खरीदें, सबके पास होनी चाहिए। हैंड रिटन नोट्स आप भी बनाते हैं, हमने बहुत अच्छे से क्यूरेटेड हैंड रिटन नोट्स आपके लिए दिए हैं।
आप अपने सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं, जैसे आपने कहा मुझे CDS का ले चाहिए या OTA के लिए, या फिर मुझे सिर्फ इंग्लिश के हैंड रिटन नोट्स लेने हैं, GS के लेने हैं, मैथ्स के लेने हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये सब कुछ आपके डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन पर है। आज ही प्ले स्टोर में जाएं, डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इन कोर्सेज को पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, AI पावर्ड स्टडी प्लानर आपको वहां मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और डेली बेहतरीन वाली करंट अफेयर्स मिलने वाली है। उससे अलग कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 7800099699, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक और बेहतरीन से पेपर के एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको बता दूं कि ये पेपर्स आपको सारे के सारे एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अब आपको CDS के पेपर्स के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद।